पढ़ाई क्या आपने? क्या पढ़ाई हुई? घर पे कुछ पढ़ी हैं आप? लिखाए तो बहुत कम थे, समझाए ज्यादा थे। तो बहुत कम पढ़ाई हुई। हैं? गुड मॉर्निंग तहरीन। विनय कुमार। आपको कल जो क्वेश्चन दिए थे वो लिखा आप लोगों ने? नहीं लिखे? ये तो बड़ी गलत बात है। लिखने से भागेंगे तो कैसे चलेगा? गुड मॉर्निंग वेद प्रकाश। कुश कुमार। कल मॉर्निंग। कल का क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा? ओके, क्लास के एंड में दिखा दीजिएगा, ठीक है? मैं देख लूंगा एक बार। मैम आपने भी नहीं लिखा? गलत बात। जबकि मैंने बता भी दिया था, है ना? सर आप क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? गलत बात। आपने एक बार एग्जाम दिया, आपको पता होना चाहिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हैं? बिना लिखे काम चलेगा तो बताइए, मैं भी वही करूं। हैं? ऐसा होगा क्या? अच्छा, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। महाजनपदों का के निर्माण के पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या है? आज फिर आपके मित्र नहीं है। आप कहिएगा कि आप गोलेबाज हो गए हैं, क्या बोलिए? कहाँ देख रहे हैं? हम तो नहीं देख रहे हैं इनका। ये गोलेबाज हो गए हैं। क्या नाम है इनका? शिवम कुमार। शिवम कुमार गोलेबाज हो गए हैं। आइए आइए। क्वेश्चन का आंसर किन किन ने लिखा? मैम आपने लिखा? चलिए क्लास के एंड में देखा जाएगा। अच्छा, महाजनपदों के निर्माण के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सर प्लीज। महाजनपदों के निर्माण के पीछे अचानक क्या हो गया कि जन जन गण गणपद बन के जो जनपद है वो महाजनपद बन गया? क्या कारण था? बताएं। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, ओके फाइन। जनपद बना, न्यू स्टेट्स बन गए। पहले कबीले थे, अब स्टेट्स बन गए उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से महाजनपद कैसे बने? तहरीम कह रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द पीपल, वो तो न्यूलिथिक एज में ही शुरू हो गया है। तो क्या उस समय महाजनपद था? नहीं था। देखिए इसके पीछे कारण हम पहले डिस्कस कर लिए थे कि जिस प्रकार लोहे की खोज ने, आज कुछ छुट्टी है क्या कोई यार? सब दुकानें बंद है, एक भी दुकान खुला नहीं मिला मुझे। आज वो वीर कुंवर सिंह जयंती है क्या आज? कॉलेज बंद है, कोचिंग खुला हुआ है। कोचिंग भी बंद रहेगा? कोचिंग खुला है? कॉलेज बंद है लेकिन कोचिंग खुला है। ओके, सो लोहे की खोज ने क्या किया? लोहे की खोज ने
भौगोलिक विस्तारण किया, नए उर्वर जमीन आए। आपके मित्र आज गायब हो गए। आपका मित्र लगता है चीजें लाइटली ले रहा है, हल्के में ले रहा। आप सही बोल रहे थे, आप उठाते तो वो उठता है। अच्छा, घर पे आके रूम पे आके सो गया। ये होता है सर जब आप लेट सोते हैं। आप 10 बजे 11 बजे सोइए, मजा ले, आपको 6-7 बजे के बाद नींद आएगी। क्यों सर? जैसे ही आपने 12 बजे से लेट करना शुरू किया, 12 से 3 बजे का समय ही नहीं होता है सोने के लिए, वो आपको जगा देगा। फिर 3 बजे नींद आता। साइकिल होता है ना नींद का, 9 से 12 एक साइकिल होता है, 3 से 6 एक साइकिल होता है। बहुत लाइट ले रहे हैं मित्र आपके, कचर दिया जाएगा उनको। रुकिए, कल आएंगे ना, हमारे पत्ते चढ़ गए वो। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, लोहे की खोज हुई, भौगोलिक विस्तारण हुआ। भौगोलिक विस्तारण के बाद उर्वर जमीन सामने आई, किसी और जो है विस्तारित हुआ, एग्रीकल्चर और एक्सपैंड हुआ। जब एग्रीकल्चर और एक्सपैंड हुआ, वो भी फर्टाइल लैंड पर, उर्वर जमीन पर, तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ क्या, उससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, कुछ लोग फ्री हुए कि भाई अब हम एग्रीकल्चर कर लेंगे, तुम बाकी काम देखो। जैसे घर में अगर कोई एक मेंबर किसान होता है तो बाकी लोग कहते हैं अबे हम तो किसानगिरी कर ही रहे हैं, तुम कहां इसमें चपेटे में आए हुए हो, तुम कोई दूसरा काम करो। तो कोई लोहार बन जाएगा, कोई सोनार बन जाएगा, कोई बढ़ई बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। इससे क्या हुआ कि द्वितीयक गतिविधि, सेकेंडरी एक्टिविटी को बढ़ावा मिला। सेकेंडरी गतिविधि जब भी बढ़ेगा उससे क्या होगा सर, द्वितीय गतिविधि जब बढ़ेगा तो क्या होगा, गतिविधि होता है ना, प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय गतिविधि, तृतीय गतिविधि क्या होता है, प्राथमिक क्या होता है, एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो शहरीकरण जो शुरू होता है वो औद्योगिकरण से ही शुरू होता है, तो द्वितीय गतिविधि से ही शुरू होता है। तो जब द्वितीय गतिविधि शुरू हुई तो इससे क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ और जनपद महाजनपद बनने लगा। क्लियर है सर? ये बहुत बड़ा कारण था। ठीक, अब महाजनपद 2 प्रकार के थे। ठीक, आज आपको एक क्वेश्चन लिख के आना है, लिखिए। अगर कल का क्वेश्चन आज चेक करूंगा और आज का क्वेश्चन कल चेक करूंगा, ऐसे करके रोज एक क्वेश्चन आपको लिख के आना होगा। ठीक है, और जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो यहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है सर, 10 एमसीक्यूज होगा यहां पर। आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा। मोबाइल है सबके पास, आपके मोबाइल पे क्वेश्चन पर चला जाएगा, मतलब ग्रुप में है ना आप लोग सभी कोई, उस ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। आपको मैं दूंगा 8 मिनट उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहीं पे और कहां पे, ना 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 ना, यहीं पे दिया जाएगा, यहीं पे आपको सॉल्व करना है, समझे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उत्तर होगा, कि इंग्लिश दे दें तो काम हो जाएगा, हिंदी में भी चाहिए। अरे यार यही तो दर्द है, इसी दर्द ने जो है ना घायल कर दिया है गालिब, इसे हिंदी में करना होगा, और हिंदी की टाइपिंग हमें आती नहीं। नहीं, उसको करेंगे क्या, इंग्लिश में लिख लेंगे और उसको ट्रांसलेट करवा देंगे, थोड़ा देख लेंगे पढ़ के कि आयरन स्टील को लोहे का पौधा तो नहीं कर दिया उसने हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, गूगल लेंस और वो जो ट्रांसलेटर होता है वो आयरन स्टील को लोहे का पौधा कर देता है। दिक्कत तो यही है, स्टील प्लांट को लोहे का पौधा कर देता है? अरे यूपीएससी का के सीसेट में ये आ गया था भाई, लोहे का पौधा कर दिया इन्होंने, कसम से खून खोल गया लोगों का। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देखो अगर कहीं लोहे का पौधा दिख जाए
तो समझ लेना कि ये तो तकनीक का की गलती है, मेरी नहीं। ठीक है, ठीक सर। आप जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा, कल लिख के आना, ठीक है। और अभी मैंने डिसाइड किया है कि हर एक 2-3 क्लास के बाद 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, ताकि मैं भी तो देखो भाई हो क्या पढ़े हो, क्या लिखे हो। क्यों? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपको क्लास में ना पढ़ाया गया हो या बताया गया हो कि पढ़ के आना, वो जानबूझ के दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आप क्या कर रहे हैं? या तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाला सिस्टम तो नहीं है? जानबूझ के 2-3 सवाल जो है वो बाहर से दिया जाता है, उसका पर्पस होता है। क्यों सर? ताकि वो डिस्कस हो सके। ठीक, तो चलिए लिखिए। भारत में महाजनपदों के निर्माण का क्रमिक विकास दिखाएं। सर आप नहीं लिख रहे? अरे सर आप इंग्लिश में हो गए। भारत में महाजनपदों के निर्माण का क्रमिक विकास बताएं। महाजनपदों के प्रकारों पर विवेचना करें। महाजनपदों के प्रकारों पर विवेचना करें। ऑनलाइन मीडियम के स्टूडेंट्स मुझे अपने आंसर्स को कैसे भेज सकते हैं? आई कैन चेक देम। अच्छा, ग्रुप पे आप लोग तो मैसेज भेज नहीं सकते हो। मैं एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पर, समझ में आ गया? आप लोग उस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्लियर है सर? एंड यू कैन डायरेक्टली सेंड योर आंसर टू दैट ग्रुप। आई टेल यू द ग्रुप ऑल्सो। वहां पर जो लोग ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं या जिन्हें भेजने का मन है, वो अपने आंसर्स को भेज सकते हैं। आई पर्सनली check it and evaluate it, and as per your question and answer I will comment on those answers, right? ठीक, फाइन। लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। क्या लिखे? महाजनपदों के प्रकारों पर क्या लिखा है? पर विवेचना करें। प्रकारों पर विवेचना करें, इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा। डिस्कस द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ महाजनपदास and also discuss the types of Mahajanpadas. Sequential development of Mahajanpadas and also discuss types of Mahajanpadas. ये लिख के आइएगा, ठीक है? इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। मैं जब भी कोई क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा मैं इससे पहले डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन दूंगा। कल टाइप्स ऑफ महाजनपदास पे डिस्कशन हुआ था। 2 तरह के होते हैं ना, एक रिपब्लिक थे और एक मोनार्की, राजतंत्र था और एक गणतंत्र था। ठीक है, गणसंघ जिसको कहते हैं। ठीक, तो ये अपन डिस्कस कर लिए थे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ डिफरेंट जनपदास, महाजनपदास। आज मैं महाजनपदों के भौगोलिक विस्तारण के बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद मैं जो है मगध में जो राजवंश रहे हैं, यानी मगध डायनेस्टी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। समझ में आ रहा? आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। ठीक, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पढ़ाया जाता है। एज यूजुअल मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाता हूं। मेरा मकसद ये रहता है कि अगर, एक तो मैं बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर आप यूपीएससी की स्टूडेंट होते तो मैं इतना पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं जाता हूं यूपीएससी में, लेकिन चूंकि आपको बीपीएससी देना है तो बीपीएससी में पॉलिटिकल हिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है ना? किस राजा ने किस पर आक्रमण किया, किससे शादी किया, क्यों किया, कैसे किया, ये पूछा जाता है। यूपीएससी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक काम करेंगे, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे और कल्चरल हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, दोनों ढंग के पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल हो सके, उत्तर हो सके। तो जरा फटाफट जो है डिफरेंट महाजनपदास के बारे में देख लेते हैं, उनके लोकेशन के साथ। ठीक, कल अपन डिस्कस किए थे
मैंने कल आपको बताया था कि 16 महाजनपदार्थ हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके बीपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 16 की राजधानी? नहीं समझ में आ रहा? अंग का चंपा, मगध का पाटलिपुत्र, याद होना चाहिए आपको राजधानी। 16 की राजधानी आपको याद होना चाहिए, और ये कल ही मैं पूछूंगा किसी को, कोई भी वो करके। तो आपका होमवर्क क्या है? 16 महाजनपदों की राजधानी रट के आइएगा। मैंने इससे रट के आइएगा, लिटरली रट के आइएगा। अब वो कैसे भी अपने दिमाग में निमोनिक्स बना लीजिए। चंपा चमेली अंग गई, अंग लगा दिया चंपा चमेली, जैसे बोलना जैसे रटना रट लीजिए। समझे बात हो कि नहीं? लेकिन आपको याद होना चाहिए सारे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझा? ठीक है सर। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन कौन से हैं? मगध, कोशाल, वत्स और अवंती। मगध के पावरफुल होने के पीछे कारण हम जान चुके हैं। अवंती के पावरफुल होने के पीछे भी कारण हम जान चुके हैं। क्या कारण है? सेम कारण है। मगध और अवंती के पावरफुल होने के पीछे सेम कारण है। क्या कारण है सर, आप बताएं। ठीक, क्या है ज्योग्राफिकल लोकेशन में? ठीक है, गुजरात के नजदीक है, ये बंगाल के नजदीक है। ओके, ठीक है, दोनों के यहाँ पे छोटा नागपुर पेटो, यहाँ महाराष्ट्र कर्नाटक। और नहीं नहीं, आप ये दोनों बताएं बस, और बताएं। दोनों जो है वो वैदिक कल्चर से दूर है। ठीक, और बताएं। दोनों में महान शासक रहे हैं। और बताएं। लैंड फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, नदियां बहुत ज्यादा है, जलदुर्ग है सारे के सारे। तो अपने को समझ में आ गया कि ये दोनों पावरफुल तो हो ही जाएंगे। अच्छा, बाकी क्या है हमारे सामने? कोशाल और वत्स। कोशाल ये रहा, एक मिनट में बता देता हूं। वत्स बताएं, दोनों बताएं, ये दोनों क्यों पावरफुल हुए? कोशाल याद है आपको? ये कहां पड़ता है? उत्तर पथ में। और वत्स दक्षिण पथ में। तो दोनों ट्रेड के क्रॉस रोड्स पर है। सऊदी अरबिया में इस्लाम क्यों आया? और इस्लाम ऐसा क्यों हुआ? कभी कोई बता सकता है? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद, आपको लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं रहे होंगे और कहीं पर? शामी रिलीजन है। अच्छा, मेरा सवाल मैं रिफ्रेश करता हूं। वाई प्रॉफिट मोहम्मद स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम? सोचिए सोचिए सोचिए, ये तो दार्शनिक कारण है। सोचिए, वाई प्रॉफिट मोहम्मद, वाई इस्लाम स्टार्टेड इन सऊदी अरबिया, वाई प्रॉफिट मोहम्मद स्टार्टेड इस्लाम? वहां पे पहले से भी सामी रिलीजन चल रहा था, पहले से भी जुडाइज्म था वहां पर, क्रिश्चियनिटी थी वहां पर, कबीला कल्चर था वहां पर, कई सारे मूर्ति पूजक थे वहां पर पहले से एक धर्म चल रहा था। प्रॉफिट मोहम्मद, वाई प्रॉफिट मोहम्मद स्टार्टेड न्यू रिलीजन कॉल इस्लाम, व्हाट इज द रीजन? मरते हैं वो भी आप यही बोलते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, सबका कहना वही था, बट वो सही तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पहले आप अगर वो समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका भारत। देखिए, थोड़ा सा अजीब सा बनाया मैं, समझ लीजिएगा, रफ हैंड से। ये इधर साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक, इधर है आपका मकरान कोस्ट, तो ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये हो गया आपका बलूचिस्तान,
और ये तरीके से ऐसे हो गया पाकिस्तान, राइट। ये हो गया आपका क्या, अफगानिस्तान, राइट। ये हो गया आपका ईरान, इधर वाला एरिया जो है ईरान हो गया, ठीक। इधर वाला एरिया आपका इराक हो गया, और ये गल्फ ऑफ फॉर्मोज हो गया, ये सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है। यहां पर आपका जो है अफ्रीका हो गया, है ना। यहाँ पे आपका कुछ टर्की वगैरह हो गया ऐसे करके, ठीक। और इधर आपका यूरोप हो गया। ध्यान सुनना, तभी जाकर आपको वो भी समझ में आएगा कि क्यों इसका सिग्निफिकेंस है। देखो, इंडिया हमेशा से जो है ना वो कोविटिंग चीज रही है, चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड पे बात आ जाए, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड पे आ जाए। हर दुनिया का जितना भी शासक रहा है, इनफैक्ट प्रोफेट मोहम्मद भी, हर आदमी चाहता है कि वो इंडिया पर अपना आधिपत्य रखे। समझ में आ रहा है, इंडिया उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि इंडिया का लोकेशन ही ऐसा है, एकदम क्राउन पर है इंडियन ओशियन के। अब बात समझ रहे हो। और दूसरी चीज क्या है कि इंडिया के पास है मसाले। अब मसालों का इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। अब देखो क्या हो रहा था, इंडिया का जो 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 भौगोलिक स्थिति है ना वो बहुत इनरिच रही है। अगर आपको महाजनपद समझना है ना तो आपको ये समझना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति रही है ना वो हमेशा ऐसी रही है, इसमें इतनी ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है कि इसके पास किसी भी सामान की कमी नहीं है, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो धान की खेती हो, चाहे वो गेहूं की खेती हो, चाहे कोई फल फूल हो, कुछ भी हो। अब मान लीजिए, अब पहले के समय में इतने जबरदस्त बोट भी नहीं हुआ करते थे कि एकदम पानी से होते हुए यहां पहुंच जाएगा। पहले के बोट एकदम कमजोर हुआ करते थे, बहुत लंबी दूरी पर वो पानी में नहीं रह सकते थे। तो जो साउथ ईस्ट एशिया से जो लोग आते थे वो पहले बंगाल गए, बंगाल से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से कैमरीन, मालाबार, मालाबार से कोंकण कोस्ट, फिर गुजरात, गुजरात से पाकिस्तान, कराची, कराची से ईरान, चाबहार, हॉर्मुज होते हुए सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से होते हुए टर्की, टर्की से होते हुए यूरोप। यूरोप के पास बहुत सोना था, सुना था। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, यहां पे है अरबी ट्रेडर्स, है ना। और यहां पर जो ट्रेडर्स हैं उनमें कबीला है, ट्रेडर कौन है, कबीले कल्चर चल रहा है, वही वाला कबीले कल्चर जो आर्यन रेस का है ना। हाँ, तो कबीला था वहां पर। अब हर कबीले के अपने जो हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवता, है ना। अब 75 कबीला था यहां पर, बात समझा कि नहीं। अब क्या करते थे ये सऊदी अरबियन ट्रेडर्स, क्या करते थे, भारतीयों से कहते थे कि भैया तुम मुझे अपना सामान दो, और ये सामान लेकर अरबी लेते थे और यूरोपियन वाले लोगों को बेचते थे। बदले में यूरोपीय वाले क्या करते थे, इनको सोना देते थे और थोड़ा सोना ये भारतीयों को दे देते थे। धीमे धीमे क्या हुआ कि ये रीजन अमीर होता चला गया, अमीर होता चला गया, और ये भी रीजन अमीर होता चला गया। नहीं, इनके साथ बड़ी अच्छी बात ये थी, इनके साथ बहुत अच्छी बात क्या थी कि ये कुछ खरीदते ही भी नहीं, इनको कुछ नहीं लगाना है, ना ये उपजाते थे कुछ, ना उपजाने लायक इनकी जमीन थी, ये कुछ उपजाते भी नहीं थे, ये बस मिडिल मैन थे। ये इनको बेचते थे, बदले में इनको सोना मिलता था, थोड़ा सोना इनको दिया, समझो आज ये भी मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हैं। ये भी इनसे खरीदते थे, इनमें फायदा ये था कि इनकी उपज थी तो इनको सोना देना नहीं पड़ता था। नहीं बात समझा। तो ये क्या करते थे, अपना सामान दे दिया, इनसे बार्टर कर लिया, बदले में इनसे सामान ले लिया और गुजरात में लेकर दे दिया अरबियों को। अरबी क्या करते थे, थोड़ा सा मुनाफा कमाकर इसको, और खूब सारा मुनाफा कमाकर यूरोप को बेच देते थे। तो ये रीजन जो है ना धनाढ्य होता चला गया, और ये रीजन भी धनाढ्य होता चला गया, अमीर होता चला गया। बात समझा कि नहीं। तो प्रॉब्लम इस रीजन में ये था ना कि यहाँ के जो शेख हुआ करते थे वो होते थे अय्यास किस्म के, दारू पिया, सिगरेट पिया, गांजा फूक रहे हैं, लड़कियां नाच रही, अय्यास।
और क्या करते थे कि यहां पर जो काबा हुआ करता था मक्का में, वहां पर क्या करते थे, सारे के जितने भी मूर्ति, कुल देवी के जो मूर्ति हुआ करता यहां पर लगा दिया जाता था। अब यहाँ के जो पुरोहित वर्ग के लोग होते थे, प्रीस्टली क्लास के लोग, ये इसका बड़ा फायदा उठाते थे। वो कहते थे अगर तुमको पूजा करना है, ये अगर ये देवी गुस्सा गई ना बेटा, बर्बाद हो जाओगे तुम। ओके, क्या करना पड़ेगा, जितना कमा रहे उसका 10% दो यहां पर। तो धीमे धीमे क्या आने लगा कि काबा के अंदर जो है ना करप्शन फैलने लग गया। और ये देखने को मिला कि ये रीजन जितना रिच हो सकता था उतना रिच है नहीं। यही चीज जो है प्रॉफेट मोहम्मद ने देखा। बात समझे? उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस रीजन को अमीर बनाना है तो इस पूरे ट्रेड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और पूरे ट्रेड पर कंट्रोल करने का मकसद यही होता है कि आप एक धर्म फैला दीजिए। सभी अगर एक ही धर्मावलंबी होंगे तो क्या होगा, उससे किसी एक रिलीजन में दूसरे रिलीजन की लड़ाई नहीं होगी। अभी यहां पर क्या, एक कबीले वाले दूसरे कबीले लड़ाई कर रहा है, तो मेरे देवी देव, अभी तुम्हारा एक ही अल्लाह है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब खत्म। समझे बात हो? काबे के अंदर जितनी मूर्तियां थी सब तोड़ी गई ताकि सभी कम्युनिटीज को यूनिफाई किया जा सके। और धीमे धीमे जब प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ होती है, उसके बाद वहां क्या शुरू होता है, क्या होता है, खलीफा, अब्बासिद खलीफा। समझ में आ रहा है कि नहीं? खलीफों का जिम्मेदारी यही दे दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा इस्लाम फैले ताकि इस पूरे रूट में ट्रेड पर इनका जो है यूनिफिकेशन हो सके। शुरुआती खलीफा इसमें सक्सेसफुल भी हुए, बाद में खलीफत जो है धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगा और तुर्की ने इनका स्थान ले लिया। और तुर्की ने फिर ये काम क्या करना शुरू किया, जोर जबरदस्ती से। अरबियों ने यह काम जोर जबरदस्ती से नहीं किया। भारत में भी जो आक्रमण हुआ है तुर्कियों द्वारा किया गया है, अरबियों द्वारा नहीं किया गया है। तुम जरा गौर करना, भारत में इस्लाम कब आया है, घोरित के बाद, उससे पहले नहीं है। और ट्रेड अरबियों से बहुत पहले से चल रहा है, 700 बीसी से, एडी से। उन्होंने कभी इस्लाम में कन्वर्जन नहीं किया, उन्होंने बस जिम्मी बनाकर रखा है भारतीयों को। लेकिन जब तुर्की आते हैं ना, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग, बिकॉज उनको तो है कि भाई हमें जिहाद करना है और हमें फैलाना है। तो द प्रॉब्लम विद द तुर्की, तुर्की प्रॉब्लमेटिक है, बात करेंगे इस पर। आप पहले बात समझे कि नहीं, आप बात समझे कि नहीं? तो एक ऑल टुगेदर न्यू रिलीजन शुरुआत किया गया ताकि ये पूरा रिलीजन यूनिफाई किया जा सके। अब मैं अपने पुराने एग्जाम्पल पे आता हूं ताकि आप समझ सको। अगर मगध को, ध्यान सुनना, इसके बाद मैं आगे बात पर आऊंगा। अगर मगध को पावरफुल बनना है क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास के रीजन को कॉन्क्वेस्ट करना पड़ेगा। बिंबिसार ने यही किया। बिंबिसार ने, अच्छा ये कोसाला वंश उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कोसाला वंश को अपने अंदर ले लिया लड़ाई करके। ध्यान सुनना, और बिंबिसार के अंदर एक बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा लक्षण था। वो क्या करता था ना कि लड़ाई करता था और उसके राजा को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करता था। ध्यान सुनो, पहले क्रोनोलॉजी को समझो कि क्या हो रहा है, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हुआ है। बिंबिसार क्या कर रहा था कि बिंबिसार पहले राजा को जीतता था, हरा देता था उसको। जैसे बिंबिसार ने कोसाला पे अटैक किया, हरा दिया। बिंबिसार ने पंजाब पे अटैक किया, मद्र पे, हरा दिया। बिंबिसार क्या कर रहा है, कोसाला पे अटैक कर रहा है, कोसाला पे अटैक कर रहा है, हरा दिया। अब बिंबिसार कहां अटैक करेगा, वस्त पे अटैक करेगा, हरा देगा। अब बिंबिसार को क्या करना है, भारत में कोई बाहर से इस एरिया से ना आ जाए। आप बोलेंगे सर कैसे आएगा, यहां पे तो सुलेमान तीर्थन रेंजेस है, कैसे आएगा? जो पासेज है यहां पर, बोर्डर ऑफ खैबर, वहां से कोई भी आ सकता है। अब इस एरिया को सिक्योर रखना है तो किसे जीतना होगा, पंजाब को। क्यों ओ बाबू, किसे जीतना होगा, पंजाब को जीतना होगा, मद्र को जीतना होगा। मद्र, मद्र नरेश नहीं सुने हो महाभारत में? मद्र को जीतना होगा, पंजाब का क्षेत्र है, तभी तो ये सिक्योर रहेगा। उसे भी जीत लिया।
अवंती से लड़ाई जारी है इसकी, उसे भी इसे जीतना है? पर बिंबिसार की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट है। वो जीत रहा है पर राजा अपना नहीं बना रहा। बिंबिसार की पॉलिसी थोड़ी बहुत ना अलाउद्दीन खिलजी जैसी है। बिंबिसार की पॉलिसी थोड़ी अलाउद्दीन खिलजी जैसी। काश आप मेडिवल पढ़े होते तो मेरी लेक्चर को और अप्रिशिएट किया। बिंबिसार की पॉलिसी थोड़ी जो है अलाउद्दीन खिलजी जैसी है। वो जीतता है और कहता है भाई एक काम कर, तू ही रूल कर, मेरे को नहीं करना, लेकिन मेरे नाम से रूल करना होगा, मेरी सुजरानिटी एक्सेप्ट करनी होगी, थोड़ा बहुत पैसा देना होगा। अच्छा, बिंबिसार ऐसा क्यों करेगा? बिंबिसार मद्र जीतेगा और इसकी बेटी से शादी कर लेगा। बिंबिसार कोसाल जीतेगा, इसकी बेटी से शादी कर लेगा। बिंबिसार वज्जी जीतेगा, इसकी बेटी से शादी कर लेगा। अच्छा बताओ ऐसा क्यों करेगा? अरे कौन मद्र में जाके रहे यार, बार बार बाहर से कोई आएगा लड़ता रहेगा। भारत जब आजाद हुआ तो हुआ कि प्रिंसली राजशाही जो है, राजशाही को खत्म किया जाए और उन्हें स्टेट्स बनाया जाए, प्रिंसली स्टेट्स को खत्म किया जाए और स्टेट्स बनाया जाए। तो तिब्बत, ये नेपाल और भूटान के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि जब पटेल जी ने बुलाया सबको कि भाई सबको आओ जरा एक 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 पूरा कंट्री बनाना है, तो भूटान और नेपाल के राजा ने कहा हमें भी आना है क्या? पटेल जी ने कहा नहीं नहीं, आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसा क्यों कहा होगा? आज अगर ऐसा नहीं कहे होते तो नेपाल और भूटान हमारे पास होता। सोचो क्यों कहा होगा ऐसा? भाई जरा नेपाल को देखिए तो सही, चाइना के पास है। कौन माथा पच्ची अपने सर पे ले सर? लड़ तू, तुझे लड़ना है तू लड़, नहीं समझा? भूटान का लोकेशन देखिए, कौन लड़ेगा इससे? इनफैक्ट सिक्किम पर भी जोर नहीं दिया गया, तू भी रहा अपने जगह पर, नहीं समझा? नहीं समझा? बफर स्टेट कहते हैं उसको, बफर बना के रखा। यहां पर भी चाहते तो पंजाब को अपने हाथ में रख नहीं सकते थे, लेकिन कहा बाहर से जो आएंगे इन पर अटैक करेंगे, लड़ते रहना पड़ेगा। कौन माथा पच्ची करे यार? भैया तुम हार गए हो, तुम मेरी सुजैनिटी एक्सेप्ट करो। हो सकता है तुम कल के डेट में गद्दारी करो, हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को परेशान करो। एक काम करो, अपनी बेटी को शादी करो, जब तुम्हारे दामाद बन जाएंगे तब तो लड़ाई नहीं करोगे ना, नहीं समझे? अरे कौन ऐसा परिवार है जो अपने दामाद से लड़ाई करेगा भाई? उनकी बेटी भी आई गई है वहां पर। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? है फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस स्टार्ट कर दिया, कहा तुमको हम हराएंगे, तुमको अपनी शक्ति को भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अदब से। बाद में तुम्हारी बेटी, तुमको हम वही राजा बनाए रखेंगे, बस तुम्हारी बेटी से शादी कर लेंगे। बिंबिसार की पॉलिसी यही है। और थोड़ा बहुत अलाउद्दीन खिलजी की भी ऐसी है। अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया में गया तो जरूर मलिक कफूर को लेकर, मलिक कफूर ही गया था, पर उसने पूरे साउथ इंडिया को जीता नहीं। वारंगल को नहीं जीता, द्वार समुद्रम को नहीं जीता, मदुरई को नहीं जीता। मदुरई को जीत लिया, पर वहां पे कहा नहीं कि ये हमारा शासन चल रहा है। उनके शासकों को कहा कि एक काम कर, तू ही रूल कर बेटा, पर थोड़ा पैसा पहुंचा दियो महीने महीने पर। मोहम्मद बिन तुगलक यही गलती कर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक भी जीता, पर यहां पर अपनी शासन जो है खुद शुरू कर दिया कि नहीं साउथ इंडिया पे हम करेंगे, और कभी भी दिल्ली में रहकर साउथ इंडिया में शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपनी राजधानी बदली। और फिर बाद में क्या हुआ मैम? पूरा का पूरा जो वंश है वो समाप्त हो गया। यहीं से ब्रह्मणी और विजयनगर अंपायर की शुरुआत हुई। देखिए इतिहास तो आपको पढ़ना है ना, तो राजाओं के विश्लेषण से समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। इतिहास वो नहीं है जो आपको पढ़ाया गया है, इतिहास वो है जिसे आपने समझा है। अच्छा, इसका बेटा क्या करेगा? देखो बिंबिसार का बेटा क्या करेगा, ध्यान सुना। अभी मैं सारी बातें एक बार, मैं तुम्हें बस पॉलिसी वाइज समझा रहा हूं, मैं तुम्हें पॉलिसी बता रहा हूं राजाओं की पॉलिसी क्या है। बिंबिसार की पॉलिसी क्या है?
मैट्रिमोनियल अलायंसेस का। चल भाई तुझे हराया, तेरी बेटी से शादी की, अब तो नहीं करोगे ना। अगर दुनिया में कोई ऐसा है जिसने अपनी बेटी की ब्याह गया हो, उसके परिवार में अटैक कर दिया हो, वो तो जिंदगी भर का लॉयल हो जाएगा आपका। अकबर ने यही पॉलिसी फॉलो किया था राजपूतों के प्रति, औरंगजेब यही नहीं समझ पाया था मैम। अकबर क्या किया कि भाई कौन पकड़ फोड़े अपना राजपूतों से लड़ाई करके, राजपूतों को बुलाया, आइए सर आप महान है सर, आप जैसा महान कोई है नहीं। अच्छा ऐसा महान है, हाँ अपनी बेटी से शादी करवा दीजिए। कोई बात नहीं, ले लो भाई। भारमल ने अपनी बेटी शादी करवा दिया। औरंगजेब क्या किया, लगा राजपूतों से लड़ने। अगर औरंगजेब लगा मराठों से लड़ने, अगर औरंगजेब अकबर होता और अकबर की पॉलिसी फॉलो करता तो मराठों के शिवाजी को बुलाता, शिवाजी महाराज आइए आइए। अरे आप इतने महान हैं, मैं तो कहता हूं आप भगवान के दूसरे रूप। क्या ऐसी बात नहीं, इस्लाम में भगवान कोई और नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं है आप। और क्या करता मैम, उसको अपने यहां का सेनापति बना देता शिवाजी महाराज जी को, और कहता जाओ लड़ो राणा प्रताप से, लड़ो जाटों से। अब कोई हिंदू दूसरे हिंदू से लड़ता तो कोई बात बिना विवाद करता। औरंगजेब अपने मुसलमान को भेज रहा है तो वहां हिंदू मुसलमान ज्यादा हो जा रहा है। नहीं समझे बात को। अकबर ने यही कह रहा मानसिंह को भेजा, जा महाराणा प्रताप से लड़। तो हिंदू दूसरे हिंदू से लड़ रहा, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक पॉलिसी। अकबर वॉज अ डिप्लोमैट, औरंगजेब वॉज अ कॉमन मैन। जिस शासक के हाथ में ईगो है ना, वो कॉमन मैन है। दक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वॉज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इंटायर मुगल पॉलिसी। बहुत बड़ा कॉज था दक्कन पॉलिसी को। दक्कन अल्सर इतिहासकारों ने कहा है। जाके मराठों से लड़ रहे हो तुम बेवकूफ इंसान औरंगजेब। तुमको बुलाओ यार, तमीज से उनको बुलाओ, उनको मनसब वंसब दो, बिठाओ। तो आज से आप ही शासन है, मान लीजिए आप। अब ये बताइए मराठों ज्यादा लॉयल कोई हो सकता था? कोर्ट में बिठा देते, मजा गर्दा उड़ा देता वो। फिर देखिए कैसे शासन चलता आपका। ऐसे जिंदा पीर बनने की नौबत भी ना होती आपकी। कोर्ट में म्यूजिक व्यूजिक भी चल रहा होता, बेचारे पैसा बचाने की जरूरत भी ना पड़ती है सर। है ना? नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे कि नहीं? अगर औरंगजेब अकबर जैसा होता तो भारतीय इतिहास कुछ अलग ही होता मैं, शायद हम गुलाम भी ना होते। क्यों? डिक्लाइन भी नहीं होता। औरंगजेब का वो रुख जो है ना, जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी है, बहुत बड़ा कारण है हम अंग्रेज से गुलाम हुए। चलिए बात समझे यहां पर। अब देखो, अब आता है तुम्हारा आजाद शत्रु, अपने बेटे से, अपने पिताजी से बिल्कुल उल्टा। उसको कोई सेंस नहीं है और रिश्तेदारी का, नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशन। अब आप सोचिए, वज्जी पर शादी किया गया, लिच्छवी प्रिंसेस से शादी किया बिंबिसार ने, उनकी उन्हीं से एक बेटी, एक बेटा हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु अपनी ननिहाल लड़ाई कर रहा है। हुआ क्या कि आजाद, मैं पहले कहानी सुना दे रहा हूं, उसके बाद आपने क्या सुना। बिंबिसार की 3 शादियां हुई। पहली शादी किससे हुई? पहली शादी किससे? कुशाला से, कुशाल से शादी हुई, ठीक है। दूसरी शादी किससे हुई? वज्जी से हुआ, वैशाली लिच्छवी प्रिंसेस से हुआ, चलना है। कुशाला देवी, कुशाल, चलना। और तीसरी शादी हुई मदर नरेश शिवा। 3 शादियां हुई हैं उनकी। अच्छा, जो अजात शत्रु, जो बिंबिसार के बेटे हैं, वो कौन सी वाइफ के बेटे हैं? बिंबिसार के, चलना के बेटे हैं। बात समझे कि नहीं? चलना कौन? वज्जी वाला, लिच्छवी प्रिंसेस की बेटा है। नहीं समझे बात को? अब उनका बेटा है। अब एक खबर फैल गई कि आजाद शत्रु ने अपने बाप को मार दिया। अब मारा है या नहीं मारा है, इसके बारे में हम नहीं जानते। ज्यादातर किताबों में ये लिखा जाता है, राइटिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं मार दिया, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, वो जा रहा था तो उसने सुसाइड कर लिया। अब डिफरेंट तरीके की थेरीज हैं, हमें उसमें नहीं जाना, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी नहीं है।
कभी हिस्ट्री ऑप्शनल होता तो फिर पता बताता मैं कि इतिहास पढ़ते कैसे हैं। क्या थोड़ी थोड़ी झलक लीजिए और आगे बढ़िए, समझे, आपको बहुत नहीं पढ़ना है। तो अजात शत्रु को लेकर एक खबर फैल गई कि भाई इसने अपने बाप को मार दिया। मैम सुनिएगा, जब बिंबिसार की शादी कुशाला देवी यानी कि कोसालन किंग की बेटी से हुआ तो दहेज के तौर में काशी दिया गया। ध्यान सुनो, दहेज में क्या दिया गया, मैं पहले तुम्हें दिखाता हूं मैप से, तभी तुम्हें क्लियर होगा। थोड़ा सा बड़ा दिखाएं क्या, एक सेकंड को, इधर देखो, ये है मगध। मगध की पहली डायनेस्टी थी हरियंका, हरियंक वंश। हरियंक वंश के पहले शासक थे कौन, बिंबिसार। बिंबिसार की एक शादी हुई कोसाला देवी से, दूसरी शादी उनकी हुई वज्जी के लिच्छवी से, वैशाली के, और तीसरी शादी हुई यहां पर मद्र नरेश से। 3 शादियां हुई, शादी नंबर 1, शादी नंबर 2, शादी नंबर 3। कैसे संभालते थे बता नहीं, समझे बातों की नहीं है। बिंबिसार महान तो था, एक शादी नहीं संभल ली हमसे, ये 3 कर रहा है, बताइए, सिस्टम ही में लोचा है सर। अभी इनका बेटा देखिए क्या होगा, बिंबिसार का बेटा होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु के बारे में खबर फैल गई कि इसने अपने बाप को मार दिया है। अच्छा ये बताइए, जब इनके बाप को मार दिया जाएगा तो एक बार को वज्जी वाला कह देगा चल मेरा भांजा है, वो एक बार को सह लेगा कि चल मेरे भांजे ने ऐसा किया। कोसाला के तो नहीं सहेगा भाई, वो तो कहेगा तुमने मेरे जीजा को मार दिया। कोसाला के जो राजा हुआ करते थे उनका बेटा था एक प्रसेनजीत, कोसाला देवी का भाई प्रसेनजीत हुआ करता था। प्रसेनजीत ने कहा भाई तूने मेरे जीजा को मार दिया, तो इसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा कि इसके नीचे जो काशी जिसको दहेज में दिया गया वापस लाओ। नहीं कि अबे तुमको हम दिए कि तुमने शादी किया, काशी दे दिया, 1000 का रेवेन्यू था वहां पर, 1,00,000 रुपए का, और तुमने हमारे जीजा जी को मार दिया, यू इडियट। लो काशी लो। अब जब काशी लाया गया तो ये बात अजात शत्रु को पता चला कि भाई हमसे काशी ले लिया गया है। अजात शत्रु गुस्सा गया, अजात शत्रु ने कहा मैं कोसाला से लड़ाई करूंगा, कोसाला पे आक्रमण कर दिया। कोसाला भी ऐसा हीरो कह रहा, वज्जी के पास गया, क्या देखो तुम्हारे भी जीजा जी को मारा गया ना, मारा गया कि नहीं, मारा गया है, तो कहता हाँ मारा तो गया है, जो बात है दुखी तो मैं भी हूं। कह रहा तुम्हारा भांजा ही क्यों ना हो, तो जीजा जी तो मारी गई, तुम्हारी जो बहन थी वो विधवा हो गई कि नहीं। इसको खून खोल गया, मेरी बहन को विधवा किया इसने, मैं भी कचर दूंगा इसको। इन दोनों ने कन्फिडेंसी बना लिया। अरे भाई 3 लड़कियां हैं तो तीनों की बहनें ही तो होंगी यार। अबे कोसाला बज्जी के जो किंग होगा वो भाई होगा ना, उसकी तो बहन नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बज्जी के राजा के एक बेटा होगा एक बेटी होगी, तो बेटे को जाके भड़का दिया कि भाई तुम्हारी बहन विधवा हो गई है। यहां पर भी बेटा और बेटी है, प्रसेनजीत है, इसे जाके भड़का दे तुम्हारी बहन भी विधवा, जाओ। कह रहा है तो मेरा भांजा, कह रहा उससे क्या वो बहन तो विधवा हो गई ना, कह रहा हाँ दुख तो है, और दुख का कारण भी है। गौतम बुद्ध कह रहा आदमी हम कचर देंगे इस आजाद शत्रु को, छोड़ेंगे नहीं है। तो इन दोनों ने कॉन्फिडेंसी मचा दिया। ये बात आजाद शत्रु को पता चल गई, या ये क्या नौटंकी चल रहा है। कोसाला तो कोसाला, मेरा ननिहाल भी कोसाला के साथ मिल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने क्या किया, मूस कंटका पकड़ा। याद है बाहुबली पिक्चर देखे हो, बाहुबली पिक्चर में वही 2 शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है जो अजात शत्रु करता था, याद है।
एक होता था कि पत्थर को ऐसे फेंकता था, उसके ऊपर एक कपड़ा बांध देता, उसमें आग लगा देता था, याद है? हाँ, एक था तुम्हारा कि वो कौन इस्तेमाल कर रहा था? बाहुबली। तो हाँ नहीं, भाई तो वो वाला कर रहा था ना, मुस्कंट का। हाँ, तो एक पत्थर वाला फेंक रहा था कैटापल्ट, और दूसरा नहीं, जो रथ चल रहा है उसके आगे मूस लगा हुआ है, ऐसे ऐसे, जो बाहु वो भल्लाल देव चला रहा था, भल्लाल देव। ये दोनों अजात शत्रु के पास थे। याद करो, उसमें कहानी माहिष्मति की है, समझे कि नहीं? अब माहिष्मति वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती। देखो यहां पर माहिष्मति दिखाई देगा, माहिष्मति। उज्जैन और माहिष्मति दो कैपिटल हुआ करते थे, यानी ये कहानी महाजनपद पीरियड की है। अगर बाहुबली की कहानी को अगर हम लोग करें तो ये दिखता है कि जो शस्त्र इस्तेमाल किए गए हैं और जो कैपिटल इस्तेमाल किया गया है, वो कैपिटल क्या है? महाजनपद पीरियड का है। बहुत पुरानी कहानी है ये, पता था आपको? तो यानी कि दो शस्त्र इस्तेमाल किए गए, कौन कौन? एक तो कैटेपल्ट हुआ करता था, आपको होमवर्क है, उन दोनों शस्त्र का महाजनपद पीरियड का नाम बता करके आप आएंगे कल। एक तो मैं बता देता हूं, मूसकंटका कहते हैं। नहीं, आप पता करके आना, अब आप पता करके आइएगा। आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप जो है आप पता करके आना। एक तो वो जो कैटापल्ट इस्तेमाल किया गया पत्थर का, वो वाला, और दूसरा चैरियट विद द मूस, जिसमें आगे तलवार लगा तो काट काट के निकलता था। ये दोनों के दोनों शस्त्र किसके हैं? अजात शत्रु के हैं। और यही कारण था कि अजात शत्रु के सामने कोई टिकता नहीं था उस समय में। भैया जो तलवार भाला से चलता था, वहां तुम इतना बड़ा बड़ा बंदूक, इतना बड़ा बड़ा गोला मार दोगे तो टिकेगा वहां पे कोई? है सर? तो अजात शत्रु ने क्या किया? अजात शत्रु हैज नो रिस्पेक्ट टू द रिलेशंस। उसने कुशाला को भी हराया, उसने वज्जी को भी हराया। हाँ, तो ये पूरा एरिया जो है अजात शत्रु ने एक्वायर किया, ये तो पहले से जीता हुआ ही था उसका। अच्छा, इस एरिया को नहीं उसने कुछ किया, टाउन लड़े, तू संभाल रे, बफर स्टेट की तरह से रखा गया रख। अवंती को भी एक दो बार ट्राई किया इसने, कहा रहने दे भाई, पिताजी नहीं जीत पाए, हम क्या घंटा जीत पाएंगे, छोड़ दिया इसने भी। बात समझा कि नहीं? अब यहां पे दो पॉलिसी इस्तेमाल की गई दोनों राजाओं द्वारा। पहला, अग्रेशन एंड कंसिलिएशन। अग्रेशन एंड कंसिलिएशन बिंबिसार द्वारा। क्या हुआ इसका मतलब? पहले लड़ेंगे और बाद में दोस्ती कर लेंगे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू, है ना? मैं तो कहता हूं सर जी, बेस्ट वे है। पहले के राजा इसलिए चार पांच शादियां कर देते क्योंकि वो शादियां जो थे ना, राजनीतिक फैसला हुआ करता था। बाद में राजाओं ने इसको अपना कल्चर बना लिया। हमारे दादा तो 10 शादियां किए थे, कम से कम हम 6 करें। अबे उल्लू, तुम्हारे दादा ने 10 शादियां एक राजनीतिक फैसले के तहत किया था, तुम भोग विलास के चक्कर में 5-6 कर रहे हो। जितने बाल है सब निकाल दिए जाएंगे। अगर एक एक बाल तुम्हारी वाइफ ने नोचा ना, तो 10 दिन के अंदर 50 बाल साफ हो जाएंगे तुम्हारे। नहीं समझा? नहीं समझा? टेंशन मतलब समझ जाओगे समय के साथ। क्यों सर? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? साफ कर दिए जाओगे पूरी तरीके से, एक बीवी में खुश रहो, 5-5 के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन समझ में आ गया, ये पूरा रीजन समझ में आ गया। अब तुम्हें दो राजा मिले हैं, एक बिंबिसार के तौर पर जो कि अग्रेशन एंड कंसिलिएशन कर रहा है, और दूसरा राजा कौन है जो केवल अग्रेशन कर रहा है। इसको भेरी घोष कहते हैं। बात समझा? अशोक इस बात को समझ गया है। अशोक कह रहे हैं ना, बिंबिसार जीत पा रहा है दुनिया को, पूरे भारत को। मैं आपको ना राजाओं की पॉलिसी बता रहा हूं, इसका ऐसा नहीं कि सीधे मैं अशोक पे आ गया तो तुम सोचो कि बीच के राजा कहां गए। शिशुनागाज अवंती भी जीत जाएंगे।
लेकिन रहा तो उत्तरी भारत है ना, दक्षिण भारत कहां गया आपका? दक्षिण भारत तो जस का तस पड़ा हुआ है। और इतिहास में यह है कि अगर तुम्हें चक्रवर्ती बनना है तो तुम्हें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या करना पड़ेगा मैडम? जीतना पड़ेगा। अब भारत को क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के चक्रवर्ती राजा हैं। भारत में बहुत कम ऐसे शासक रहे हैं जिन्हें चक्रवर्ती का उपाधि मिला। इसमें एक अशोक थे, दूसरे कौन थे? औरंगजेब भी चक्रवर्ती थे। बात समझे कि नहीं? औरंगजेब इतना रूल तो, इतना बड़ा अंपायर किसी का नहीं था अशोक के अलावा। अशोक का बहुत बड़ा अंपायर। आपके पार्लियामेंट में जो भारत दिखाया गया वो किसका भारत है? अशोक का भारत, राजा अशोक का ना मैडम। तो चक्रवर्ती जो है बहुत कम शासक हुआ। चक्रवर्ती उन्हें कहा जाता है जो पूरा भारत जीत ले, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अभी तक तो कोई चक्रवर्ती बन नहीं पाया। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। अशोक ने कहा यार युद्ध लड़ रहे हैं, मर गिर रहा है, कट रहा है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है, लेकिन कहां तक? बस कलिंगी तो जीते और उसमें इतने लोग मारे गए। तो अशोक के बारे में ये खबर फैला दी गई कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया है। नहीं समझा? ये सारी बातें जो होती है ना, ये सब डिप्लोमेटिक फैसला होता है। अब मैं इसको प्रूफ कर दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। अशोक के बारे में खबर फैला दी गई कि ऐसा है, ये जो है ये कैसा हो गया है, इसका हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद। अशोक का हृदय परिवर्तन ये नहीं था कि उसने बुद्ध में स्वीकार, बुद्धिज्म उसने एक्सेप्ट किया था, लोगों को दिखाना भी तो है। मैं अभी प्रूफ करूंगा, आप अभी 2 मिनट रुक जाइए बस। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तुमने पढ़ा है ना? तो कलिंग युद्ध के हारे हुए जितने भी लोग पकड़े गए थे उन्हें क्यों नहीं अशोक ने छोड़ा? छोड़ा? पढ़ लो इतिहास में, हृदय परिवर्तन हो गया था ना आपका। तो आपने कलिंग युद्ध में जितने भी लोगों को पकड़ा था क्यों नहीं छोड़ दिया? जाओ, तुम आजाद हो आज से। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो एक राजनीतिक फैसला था। बात समझे? और अशोक को यह भी पता था। अशोक के बारे में कहते हैं कि अच्छा इसने कभी इंपोज नहीं किया बुद्धिज्म को। तुम कैसे कर सकते हो यार? इतना सनातनी है भारत में कि तुम इंपोज करोगे तो प्रोटेस्ट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। अशोक वॉज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट किंग, वेरी इंटेलिजेंट किंग। उसे मालूम था कि अगर मैं इंपोज करूंगा बुद्धिज्म, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भेरी घोष से जीतने वाले नप गए। नहीं समझा? अग्रेशन से जीतने वाले नप गए। जो इनलाइटनमेंट, जो समझ अकबर के अंदर आया था वही समझ अशोक के अंदर ही आया था। और यही कारण है इतिहासकारों ने जानबूझकर दोनों को दी ग्रेट रखा है। अशोका दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, नेपोलियन दी ग्रेट। इसे बढ़िया से मालूम है कि अगर मैंने गलती से भी इंपोज करने की कोशिश किया तो मैं नप दिया जाऊंगा। औरंगजेब वाली गलती थोड़ा ना करनी है कि आधा शासन तो प्रोटेस्ट से लड़ रहे हैं हम। नहीं समझा? तो इसने अपनी धम्मा पॉलिसी बना दिया और कहा कि आप बस मेरे ऑर्डर में आइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको लड़ना उड़ना नहीं है, मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया। अब कोई भी अंपायर एक्सेप्ट करने में क्या डरेगा? नहीं समझा बात? उसे तो लग रहा है भाई केवल मानना ही तो है सोजरेनिटी। वैसे भी पूरे उत्तर भारत में तो सोजरेनिटी है ही, लड़ पिट कर कौन सा पैसा देना है। मान लेते हैं कि हमारे राजा अशोक है, हम भी राजा वो भी राजा अपनी जगह के। धीमे धीमे पूरे दक्षिण भारत आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि आप लड़ेंगे तो है नहीं, तो कोई खतरा भी नहीं है आपसे। पूरा भारत आपके हाथ में आ गया। इट वॉज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक मूव बाय द अशोका। नहीं, हृदय परिवर्तन था तो कलिंगा युद्ध पे कितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ा गया? जो लूट लपेट की धन लाया गया था कितना वापस किया गया? किया गया क्या? पढ़िए इतिहास को ढंग से। सबको बता दिया गया कि हृदय परिवर्तन हो गया आपका शासक का, अब कोई युद्ध नहीं होगा, राजनीतिक फैसला है। नहीं समझा? बात समझा कि नहीं?
हाँ, क्या बेटा भेजा ना, बुद्धिज्म फैले, कल्चर कॉन्टेस्ट कहते हैं इसको, धम्म घोष कहा जाता है इसको। जितने दूर बुद्धिज्म, वही प्रॉफिट मोहम्मद वाली बात, जितने दूर इस्लाम रहेगा, कम से कम लोगों में रिलीजियन शब्द का क्या मतलब होता है, रेलिगियर से बना है ये। इसका मतलब होता है कि एक धागे में बांधना। अगर आप एक रिलीजन के अंदर हो ना, कम से कम आप पे तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा बहुत भारी मात्रा में, होगा भी तो आप समझा बुझा के समाप्त कर सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी तो यही काम किया ना, सबको बांधा। पहले तो प्रोटेस्ट हुआ तो मक्का से मदीना जाना पड़ा, फिर वापस आए आर्मी बनाकर 10,000 की आर्मी, फिर पूरे एरिया में फैला, फिर बाद में खलीफों ने इसको फैलाया। यही काम तो अशोक कर रहा है। अशोक कह रहा है कि भाई श्रीलंका में भी जा, तिब्बत में भी जा, इंडोनेशिया में भी जा, ताकि बुद्धिज्म फैले, इन्फ्लुएंस फैले। बात समझे कि नहीं है? पर अशोक वॉज अ वेरी पावरफुल किंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ये काम मोहम्मद बिन तुगलक भी करते, वो भी कहते खुरासन जीतना है मुझे, पर ही वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रेटेजिक रूलर, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अशोक बहुत पावरफुल राजा है। अपना युद्ध देखो क्या होता है ना, अगर मुझे आपको लड़ाना है तो मुझे इनको कस के चाटा मारना होगा, नहीं समझा? मेरी बात समझो, तो चाटा मारूंगा इनको कस के, आप लोग सब अपने आप लाइन पे आ जाओगे। कलिंग का युद्ध वही दो चाटा था। अगले वाले को कहा कौन ये मरने मराने की बात करे भैया, सामने वाला कौन सा हम पे अटैक कर रहा है, नहीं समझे? वो यही तो कह रहा है कि रूल तुम करो, बस हमारी सोजनिटी एक्सेप्ट करो, हम तो लड़ेंगे नहीं। और वैसे भी राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका है, तो विश्वास किया जा सकता है। जिंदा पीर, पैसे नहीं है तो जिंदा पीर हो जाओगे, और जीत नहीं पाओगे तो अपने आप को हृदय परिवर्तन दिखाओगे, नहीं समझा है? नहीं समझ रहे हो बात को? हर राजा अपने साथ एक नाम अटैच करके चलता है, वो उसका राजनीतिक फैसला होता है। औरंगजेब का जिंदा पीर है। अकबर लोग वो है क्या, सेकुलर है क्या? अकबर की मजबूरी है सेकुलर होना मेरे भाई, भारत में रूल ही नहीं कर पाएगा वो, ये बात वो समझ चुका है। नहीं है, उसने तो उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, नहीं समझा? जो जैसा दिखाया जा रहा है वो बस दिखाया जा रहा है, ये सारे राजनीतिक फैसले होते हैं। हृदय परिवर्तन हो गया। एक बात अशोक की अच्छी थी कि वो अपने किरदार में बना रहा, नहीं समझा? उसने अपनी पॉलिसी में नॉन वायलेंस को रखा, क्योंकि यही वो तरीका था जिससे दूर से शासन किया जा सकता था। पेड़ों को, चिड़ियों को नहीं मारा जाएगा, जानवरों को, कह रहा है ये तो ऐसा राजा है जानवरों को भी बख्श दे दिया, शिकार भी नहीं करता है। सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं कर रहा है, इंसान को क्या मारेगा? ये तो बुद्ध हो गया है। गौतम बुद्ध ने, अशोक ने ये बात सुन लिया, मैं बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। क्या करोगे तुम? बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाओगे, फिलॉसफी बताओगे, अभी दम पितक। तुम जितना ज्यादा पोर्ट्रे करोगे कि तुम बुद्ध हो या बुद्ध के अनुयायी हो, उतना ही बड़ा तुम्हारा शासन फैलेगा, नहीं समझा? सोचो सोचो सोचो, ये वो बातें हैं जो आपको सोचने की मजबूर करती हैं। औरंगजेब जो वीणा वादक है, वो वो एक उसका आंतरिक इंसान है, और औरंगजेब उन म्यूजिशियंस को जो बाहर हटा रहा है वो एक राजा है, नहीं? जो वीणा वादक है वो तो इंसान है, वो तो उसका पर्सनल स्वभाव है, और जो भगा रहा है वो राजा है, वो एक राजनीतिक फैसला है। कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक का स्थूल स्वभाव है,
वास्तविक स्वभाव है। एक चपेट मारो, पूरी क्लास सीधे शांत। कलिंग के युद्ध ने पूरे भारत को शांत कर दिया कि भैया कौन लड़े सेना से। ऊपर से अशोक ने अपने सेना के बारे में बढ़ा चढ़ा के भी लिखवा रखा था कि मेरे यहां 10,000 आती है। गलत बोल रहा हूं सर? 70,000 घोड़े हैं, 1.5 लाख पैदल सैनिक। अरे इतने तो पॉपुलेशन नहीं है मेरे भाई, सब सैनिक ही है क्या? नहीं समझी? जब बात बिना लड़े हो सकता है, जब दो लोग लड़ते हैं तो क्या करते हैं? अबे तू मेरे को जानता नहीं है। अगला वाला कहता है अबे नप जाओगे तुम, नप जाओगे। मेरे चाचा के ताऊ के मामा के अंकल जो है ना वो डीएसपी है। अगला बोलेगा अरे मेरे चाचा के ताऊ ही डीएसपी है। नहीं समझा? तो जब बात ही से काम हो जाए तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं अशोका को दी ग्रेट कहता हूं। कम से कम स्ट्रेटजी वाइज तो दी ग्रेट है और अकबर भी दी ग्रेट है। ये दोनों जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। नहीं, सिकंदर को महान अलग कहा जाता है। सिकंदर पे कहानी इंडो ग्रीक्स पर आएंगे। सिकंदर भारत क्यों नहीं जीत पाया? उसका स्वभाव है। सिकंदर के अंदर बहुत बुरी आदमी, वो लिटमस था, वो पानी था। वो जिस रंग में जाए वैसे ही हो जाए। वो फारस जब गया तो पारसी हो गया, वो सफेद कपड़े पहनने लग गया। तो उनके सैनिकों को लगा कि भाई ये फारस गया तो फारसी लड़की शादी कर लिया इसने। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो कह रहा कि ऐसा ना हो कि यहां पे जाए 4-5 शादी कर लिए और हिंदू बन के बाहर निकले। तो इनके सैनिकों ने मना कर दिया कि नहीं। सिकंदर वॉज वेरी ग्रेट वैरियर, बहुत बड़ा वैरियर था। इंडो ग्रीक्स की जब कहानी बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि सिकंदर के क्यों दी ग्रेट बोला जाता है। फिलहाल इन दो ग्रेट्स को समझो और उनके सैनिकों ने क्यों मना किया। कहते हैं ना सैनिकों ने मना कर दिया, भारत नहीं जाना है, यहाँ पे बहुत सारे हथियार हैं, मैं पौरुष को युद्ध नहीं जीत पाया या बड़ी मुश्किल से जीता हूं तो यह अंदर कैसे करूंगा। ये बस आपको कहा गया है, उसके पीछे का मूल कारण कुछ और है। सिकंदर का स्वभाव उसके पीछे का मूल कारण है। ठीक है, मैं दोनों बात बताऊंगा जो आपको किताब में, जैसे मैंने भी आपको बताया ना किताब में आपको ये लिखा है और इसका मूल कारण ये है कि अशोक वॉज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमैट, बहुत बड़ा डिप्लोमैट था। ये किसी बड़े, आज के डेट में आप ऐसे डिप्लोमैट बन जाए तो रूल कर लेंगे भारत को यार। इसलिए कहा जाता है कि आपको रिलीजियसली ये पॉलिटिकल होना चाहिए, रिलीजियसली अनबाइज होना चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर रूल करने में आपको आसानी होगी। एक बार मैं जान लूं कि आपके अंदर का हिंदू भारी है आप पर, मुसलमान भारी है, तो आप कुछ अच्छा करेंगे भी तो भी कचर दिए जाएंगे। क्या तो तुम बहुत बड़ा मुसलमान, कट्टर मुस्लिम है, कट्टर हिंदू है। सर नहीं समझा बात को? तो एटलीस्ट अगर आप नहीं है तो दिखने जरूर चाहिए, बीइंग अ लीडर। नहीं, नहीं समझा? अगर आपको लगता है कि आपका हिंदू आप पे भारी हो रहा है, हो सकता है समय के साथ होने लग जाता है। आपका मुस्लिम आप पे भारी पड़ रहा है, आपका क्रिश्चियनिटी आप पे भारी पड़ रहा है, तो कम से कम स्वभाव ऐसा करो कि क्या हो जाओ तुम, पता ना चले। और अगर तुम्हारा पता चल जा रहा है यानी कि तुम कम से कम अच्छे डिप्लोमेट तो नहीं हो। भारत में जितने सिलेक्शन होते हैं, आज 1,000 से ज्यादा सिलेक्शन हुए, सभी सेकुलर हैं? नहीं, पता नहीं होने दिया कि वो है, तो इनमें डिप्लोमेटिक गुण है ना उसके अंदर। बाकियों को पता चल गया होगा, अरे ये तो कचर देगा। नहीं, पता नहीं चलना चाहिए, वो डिप्लोमेसी है। आपको कौन बोल रहा है सेकुलर होने के लिए? आप सेकुलर हो भी नहीं सकते हो। भारत जैसे देश में तो कतई नहीं हो सकते आप, जहां पे आए दिन तुम घटनाएं सुनते रहते हो, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। तो यही लोग ऐसे ही हैं, मुसलमान ऐसे ही हैं, हिंदू ऐसे ही है, क्रिश्चियन ऐसे ही है। हर आदमी ने तो अपना ओपिनियन बना रखा है एक दूसरे के प्रति, कोई अपने आप को तो देखता नहीं है सर। नहीं समझा? अरे भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं?
हैं? बोरिंग है क्लास क्या? आपको आपके राजा के बारे में मालूम चल रहा है, अशोक कितने बड़े ग्रेट हैं और अकबर कितने बड़े ग्रेट हैं, है ना? अगर सच्चाई के मामले में कहोगे तो मैं औरंगजेब को सही कहना पड़ेगा। क्यों भाई? कम से कम जो था वो दिखा रहा था, है? जो था वो दिखा रहा था। सिकंदर लोधी को कहना पड़ेगा, जो था वो दिखा रहा था। एक्टर नहीं थे ये लोग बहुत अच्छे। अशोक और अकबर तो बहुत अच्छे एक्टर हैं सर, इसलिए अच्छे डिप्लोमेट हैं, इसलिए आप उनको द ग्रेट कहते हो, है ना सर? ये सब राजनीतिक प्रश्न होते हैं। आप हमारे, आप जैसे लोगों के लिए जान वो नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से प्रेरित हैं। कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे को कमेंट किया गया कि सर यू आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, समवेयर डाउन द लाइन आप राइटिस्ट हिस्टोरियन को इग्नोर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे बोला सर आप ना बिपिन चंद्रा, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है जेएनयू के हिस्टोरियंस का कहा कि आप उनसे पीड़ित हैं। हैं? बुराई क्या है इसमें? आपको अगर बीपीएससी यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। मुझे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक सही पर्सपेक्टिव रखते हैं हमारे सामने, लेकिन मैं आपको राइटिस्ट हिस्टोरियन का भी पर्सपेक्टिव रखता हूं, आपने गौर किया होगा, समझ में आ रहा है? पर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन में एक प्रॉब्लम है क्या, तो हर चीज में इकोनॉमी ले आते हैं, पैसा ले आते हैं, वो एक उनमें दिक्कत होती है। तो वहां पर आप राइटिस्ट हिस्टोरियन की बात समझ सकते हैं। बट ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सेंट्रल लेफ्टिस्ट होना भी चाहिए हमें, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और इफ यू आर यंग। 40+ के तो अभी हुए नहीं है कि हम थोड़े राइटिस्ट हो जाएं, अभी 40 से कम है, तो वो जवानी क्या जो थोड़ा सा जिसमें लेफ्टिज्म ना हो, वामपंथी गुण ना आए। क्यों सर? कहते हैं वो जवान आदमी जवान नहीं माना जाता अगर उसमें हमें वामपंथी गुण ना हो, है? जवान आदमी अगर हिंदू मुसलमान कर रहा है मतलब इसकी जवानी बर्बाद है, उसको तो रोजगार से मतलब होना चाहिए। क्यों सर? जबकि रोजगार कोई सरकार नहीं दे सकती आपको, रोजगार तो आपको खुद ही लेना होता है सर, सरकार को तो बस ब्लेम किया जाता है। समझे? क्लियर है ये चीज? आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया कि किसकी क्या पॉलिसी है। अच्छा, अशोक को थैंक कहना चाहिए बिंबिसार को और आजाद शत्रु को कि उसकी ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। नहीं समझा बात को? अगर अशोक भारत के मगध डायनेस्टी का पहला राजा होता तो वो भी बिंबिसार ही होता। मैं जो बोल रहा हूं जरा समझना। इट वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा गया कि अगर अशोक मगध डायनेस्टी का पहला राजा होता तो वो बिंबिसार ही होता। इसका सवाल समझेगा, मतलब क्वेश्चन समझे? नहीं समझा? समझा? वो बिंबिसार जैसा ही होता। अशोक अच्छा था कि मौर्य में था, काफी एक्सपेरिमेंट हो गया था उस समय तक आते आते, मुझे समझ में आ गया था कि लड़ पिट के तो नहीं काम हो सकता है। बात समझी कि नहीं? इसलिए कहते हैं, हम लोग लिखते कैसे हैं, अशोक हैज चेंज हिज पॉलिसी फ्रॉम भेरी घोष टू धम्म घोष। उसने धम्म फैलाया, उसने शिलाएं कराया, पिलर्स बनवाए ना। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री, राइट? ये चीज ध्यान रखते हैं। फटाफट हम आते हैं अपने काम पर। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मगध के बारे में। मगध तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये तो हम जानते ही जानते हैं। इसका पहले कैपिटल राजगीर हुआ करता था, बाद में वैशाली हुआ, फिर पाटलिपुत्रा हुआ, ये तो जानते हैं। कोशाला, कोशाला इज इंपॉर्टेंट। कोशाला, वाई कोशाला इज इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था। वाई कोशाल इज इंपॉर्टेंट? कोशाल क्यों महत्वपूर्ण है सर? हाँ? नहीं नहीं, कोशाल बताया था ना आपको क्यों इंपॉर्टेंट। उत्तर पथ पे पड़ता है, ट्रेड रूट पर पड़ता है, वही सऊदी अरेबिया वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने। हाँ, चाइना और तिब्बत के बीच में सिल्क रूट को कनेक्ट करता है। अच्छा, इसकी कैपिटल कहां हुआ करती थी? श्रावस्ती। सर आज भारत, आज यूपी का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ये श्रावस्ती। सबसे ज्यादा इलिटरेसी, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, एकदम बैकवर्ड श्रावस्ती। एक समय बहुत बड़े महाजनपद की राजधानी हुआ करते थे ये। आप भी तो हुआ करते थे। पूरा भारत का शासनकाल जो हो जाता है वो पाटलिपुत्र से चलता था। आज पाटलिपुत्र क्या हो गया है सर? इट इज इन एरे ऑफ
यहाँ पे सीवर साफ करते हैं, यही कचरा डाल देते हैं। पाटलिपुत्र इज इन डिक्लाइन ना, अब फिर से ऊपर कर रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहा है बजाज मैनर में, स्काई स्कैपर्स बन रहे हैं। क्यों सर? पाटलिपुत्र कैसा है, इमर्ज कर रहा है, डिक्लाइन हो गया, या क्या लगता है? डिक्लाइन हो गया। सोचिए सर, उनके महलों को क्या बोला, कुमराहार, क्या क्या तारीफ की गई है उसकी सर। बात करेंगे मैम उसके बारे में, विल डिस्कस। श्रावस्ती, अच्छा ये कहां पाया जाता है? ईस्टर्न यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया गया। अच्छा, कोशाला की एक इंपॉर्टेंट सिटी थी अयोध्या, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्सपेक्टिव से आपका ये एक इंपॉर्टेंट महाजनपद हो जाएगा। क्यों अयोध्या इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में? राम मंदिर की वजह से। राम मंदिर के बारे में आप सब पढ़ लीजिएगा सर, किसने आर्किटेक्चर, कौन है, कौन किसने आर्किटेक्ट किया है, इसके ट्रस्टी में कौन कौन मेंबर हैं, सूर्य तिलक के पीछे का साइंस क्या है। सूर्य तिलक किया गया ना अभी, देखा आप लोगों ने? उसमें एक तिलक उनके सर पे यहां पे गया था। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट सूर्य तिलक? किसी ने पता करने की कोशिश किया? आप लिख के ले लीजिए, आपका क्वेश्चन है, बीपीएससी या यूपीएससी का इस साल का। क्या साइंस है सर, पता किया? कितने मिरर लगाए गए हैं, क्या क्या है, क्या तकनीक है, कल पता करके आइएगा। राम मंदिर के बारे में सब पता कर लीजिएगा कि उसका कौन आर्किटेक्ट है, पंचायतन स्टाइल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई सरोवर है कि नहीं है ना, गर्भगृह, सूर्य तिलक के पीछे क्या साइंस है, सब पता करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए इसके ऊपर, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कम से कम आर्किटेक्ट वगैरह तो पता ही कर लीजिए कौन कंपनी ने बनाया है। अच्छा, अयोध्या वर्डिक्ट में जो 5 जज थे, उन पांचों जज के नाम आपको पता होने चाहिए। असम पीसीए से पूछा गया कि इनमें से कौन अयोध्या वर्डिक्ट के जज थे, असम पीसीए से पूछा गया। ये सब पता कर लीजिएगा, समझे बातों की नहीं? जब पूछा गया तो लोगों ने कहा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अयोध्या और जो वो जो बाबरी मस्जिद जो विवाद था, उसमें कोई कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम पता कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब इंपॉर्टेंट है। ये इसमें धर्म वर्म मत लाइए, आपके लिए धर्म वर्म नहीं है। आपको कौन बनना है? अशोका और अकबर बनना है, आपको औरंगजेब बनना है, आपको डिप्लोमेट बनना है भाईजान। आप मस्जिद में जाइए और आप पता करिए कि कौन सा आर्किटेक्चर है यहाँ पर, और वहां से भाग लीजिए। आप मंदिर जाइए, वहां का आर्किटेक्चर देखिए, निकल लीजिए। आपको मंदिर पूजा पाठ उन सब से बहुत ज्यादा तो लगाव नहीं होना चाहिए, वो आपका पर्सनल है। आप डिप्लोमेट बनना है सर, आपको आपका धर्म आपके साइड में रखिए। अब घर में भले किसी धर्म को गरिया रहे हो, बाहर जाके आपको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं, जस्टिस तो यही है कि दोनों को बराबर ट्रीट किया जाए। बात समझे कि नहीं? आपका पर्सनल आप पे हावी नहीं होना चाहिए, क्लियर रह गया, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या कोसाल, समझ में? अयोध्या सिटी किसमें थी? कोसाल में थी। अभी अभी किधर है ये? लखनऊ से 120 किलोमीटर आगे पड़ता। आप गए थे ना सर, तो आप देखे वो पूरा मंदिर आपने? हाँ, तो अब जाके पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इट इज एसोसिएटेड विद रामायणा, राइट। अच्छा, अयोध्या जो सिटी है वो किस रिवर के पास से बहती है? सरयू रिवर के पास, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्राइबल रिपब्लिक भी है, साक्यास ऑफ कपिलावस्तु। साक्य कौन सा है? गौतम बुद्ध वाला प्लान है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कपिलावस्तु इज आइडेंटिफाइड विद पिपरावा, बस्ती डिस्ट्रिक्ट, अभी बस्ती पड़ता है वहां पर। ये चीज, आगे बढ़ते हैं। अंग, अंगराज कर्ण, कर्ण से ही जाना जाता है अंग, अंग का देश, है ना। अभी के टाइम में कौन सा एरिया अंग का है? भागलपुर, भागलपुर वाला क्षेत्र जो है वो अंग का बेल्ट है। समझ में आ रहा है सर? भागलपुर में एक बहुत फेमस पेंटिंग है जो करा जाता है, उस पेंटिंग का क्या नाम है, क्या कहानी है उसकी? लीजिए सर, ये तो गलत बात है सर। अच्छा, आप लोगों में एक त्योहार है, किसी को पता है? मधुश्रावणी, शादी के बाद होता है, इसमें 1 महीने का होता है, जानते हो? ये भी नहीं जानते हो यार? क्या है यार, तुम लोग बिहारी है जी। मधुश्रावणी फेमस है यार यहाँ का, क्या बात कर रहे हो? मिथिलांचल रीजन में होता है। नहीं होता उससे क्या मतलब, तुम पता तो होना चाहिए ना तुम्हें।
उसमें जो है जैसे मैरिड विमेन होती है ना, 1 महीने तक वो मतलब कि मंदिर मंदिर जाती हैं, कुछ फूल वूल लेकर वहां पूजा पाठ करके आती हैं। ये आपको ज्यादातर मॉनसून सीजन में होता, अभी आने वाला है। उसमें शिव जी की 5 नाग कन्याएं थी, उनका पूजा होता है। उसी पर वो पेंटिंग है भागलपुर का। हाँ, नहीं सर, अगेन देखिए सर, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। भागलपुर का कौन सा पेंटिंग है, बस ढूंढ के बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाएगा। वो एक पेटी पे किया जाता है, नाग साहब का पिक्चर होता है उसमें। उसमें जो है अंदर में, पेटी के अंदर एक जो है कपड़ा या फिर कैनवास बांध देते हैं और उस पर वो पेंटिंग किया जाता है। मंजूसा आर्ट पूछा जाता है कि नहीं? किसकी कहानी है मंजूसा आर्ट में? उसकी पूरी कहानी है प्रॉपर। आप कल पढ़ के आइएगा, होमवर्क लिखिए। मंजूषा कौन थी, मंजूषा की क्या कहानी है, समझ में आ रहा है? ये करके बताइएगा, ठीक है? बहुत, ये मनसा देवी करके जो एक माँ है ना, उसकी पूजा होती है, वो मंजूषा ही है। हाँ, तो पढ़िए, इसके बारे में पढ़िए, पढ़ के बताइए कल किसमें, इस पेंटिंग में क्या खासियत है, क्या है मंजूषा आर्ट। बताइए, क्या बिहारी है जी तुम लोग? जीआई टैग मिला हुआ है बिहार से। हर जगह भागलपुर जो भी ट्रेन जाएगी उसमें मंजूषा पेंटिंग होता है। मंजूषा पेंटिंग है गांधी मैदान में। जितनी भागलपुर अंग जाएगी ट्रेनें, सब में मंजूषा आर्ट रहता है। विक्रमशिला एक्सप्रेस है, विक्रमशिला एक्सप्रेस पे जाके देखिए, मंजूषा आर्ट मिलेगा आपको। विक्रमशिला बोलते हैं ना इसको, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहीं पर है ना, अंग में ही था। बिहारी हो कि नहीं हो? पता करिए सर, जीआई टैग है, आपको पता ही नहीं है सर। किस किस को जीआई टैग भारत में, बिहार में मिला हुआ है? हाँ, मखाना, मिथिला मखान और लीची, शाही लीची, पूरा ठीक से बताइए। एक खाजा है, सिलाव का खाजा, खाए कि नहीं सिलाव का खाजा? ये सब खाइए जाकर। मरचा राइस, और क्या है? मधुबनी पेंटिंग, और जर्दालू आम भागलपुर। कोई गमछा तो नहीं है? सुजनी एम्ब्रॉयडरी, सुजनी एम्ब्रॉयडरी क्या है मैम? ये तो इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। क्या, क्यों बनाया जाता उसको? पुराने समय में जब बच्चे नए नए होते थे, उनके पास सॉफ्ट कपड़ा नहीं होता था, तो क्या किया जाता था, उसी एम्ब्रॉयडरी से वो कपड़ा बच्चे को दिया जाता, न्यू बॉर्न बेबी को, इसलिए सुजनी कहते थे। इसे सुजनी आर्ट बना है। पूछा जा रहा है ना सुजनी आर्ट क्या है, 69th में एम्ब्रॉयडरी था उसका आंसर। और किसको मिला है? मगही पान, भागलपुर सिल्क, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर, कटिहार। और क्या, और किसको मिला है? तिलकुट को मिला है कि नहीं? दया के तिलकुट को, अनरसा को, बात करी जा रही है कि मिले तिलकुट और अनरसा को। और किसको मिला है? कल बता दीजिएगा। सारा जीआई टैग रटा हुआ होना चाहिए। कितने जीआई टैग भारत में, बिहार में मिले हुए हैं? 16 है, किसी जगह पे 19 भी लिखते हैं। पता करके बताइएगा। समझ में आ रहा है? अंग समझ रहे हो? अंग कहां हो जाता है? भागलपुर का क्षेत्र है ये। भागलपुर, भागलपुर क्या है?
भागलपुर जो है वहां पे गंगा नदी बहती है और गंगा जो है कई पार्ट में बटने की, मतलब गंगा बहुत वीक पड़ गई वहां पर, स्पीड कम हो गया गंगा का। बात समझे कि नहीं? इसकी कैपिटल क्या था? चंपा। समझ में आ रहा है? ये मुंगेर और भागलपुर के रीजन में पाया जाता है। इसे बिंबिसार ने अपने अंदर ले लिया था। समझ में आ गया? अच्छा एक बात, बिंबिसार ने कोसाला से शादी किया, बज्जी से भी शादी किया, मद्र से भी शादी किया, लेकिन अंग को अपने अंदर कैप्चर कर लिया इसने। क्या कारण है भैया? सुनो, बिना मद्र के काम चल सकता है, बिना कोशाला के काम चल सकता है, और बिना अंग के काम नहीं चल सकता। अंग वॉज अ ट्रेडिंग पोर्ट, इसको तो कैप्चर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आए सब अपने जेब में आए। नहीं समझे? इसलिए यहां पर इसने कोई मैट्रिमोनियल लाइंस नहीं किया, इसको कैप्चर करके रख लिया अपने अंदर। काशी, काशी किधर पड़ता है? ये बनारस का रीजन है, कैपिटल इज बनारस, राइट। अच्छा, काशी जो है वो बेसिकली गंगा गोमती रिवर्स के कन्फ्लुएंस पर है। गोमती एक्चुअली गाजीपुर में गंगा में मिलती है, नहीं गोमती लखनऊ से पास करती है, कन्फ्लुएंस जो गंगा में करती है वो गाजीपुर में करती है। तो गाजीपुर, बनारस, ये पूरा क्षेत्र, ये सब आसपास के डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पूरा क्षेत्र काशी कहलाता है। बात समझा कि नहीं? उसकी कैपिटल बनारस हुआ करती थी, जो आज की डेट में है। समझ में आ रहा है? ये वन ऑफ, ये जो इनिशियली काशी अपीयर्स टू द मेजर पावरफुल ऑफ द स्टेट, मतलब मोस्ट पावरफुल ऑफ स्टेट्स हुआ करता था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, कोसाला ने इसको कब्जा किया, और जब बिंबिसार ने कोसाला देवी से शादी किया तो काशी को मगध को दे दिया गया। तो बाकी बाद में मगध के पास आ गया ये। फिर प्रसेनजीत उसको लेगा, फिर अजात शत्रु उसको वापस रिकैप्चर करेगा। और आगे आओ, आता है वज्जी। ये भारत का, मतलब बिहार का रिपब्लिक है, गणसंघ है ये वज्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? गणसंघ है। अच्छा इसमें देखो, तुमको इस गणसंघ में कई सारे गणसंघ और मिलेंगे, जैसे लिच्छवी, लिच्छवी प्रिंसेस से शादी हुआ था बिंबिसार का। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंबिसार खुद क्या था? राजशाही था वहां पर मगध का, और इसने किससे शादी किया? गणसंघ की, यानी कि इनमें मैट्रिमोनियल लाइसेंस चलता था। जंत्रिका याद है कौन है? अरे महावीर का, बुद्ध का तो शाक्य है, महावीर का गंत्रिका क्लान के थे, याद है? सिद्धार्थ गंत्रिका क्लान के थे ना, इसी के महावीर थे। इसका विदेह, विदेह कौन सा है? विदेह नंदिनी, नहीं याद है? वैदेही, बताए थे उस दिन भी यार। अरे राम, माँ सीता माँ को वैदेही बोलते हैं। गया में बोले, गया में भी कोई नहीं बोला वैदेही। तुम भी लोग नहीं जानता है वैदेही, वैदेही नहीं जानते हो? विदेह, विदेह क्षेत्र। अच्छा वैदेही क्यों बोलते थे सीता मैया को? पांचाली क्यों बोलते थे द्रौपदी को? गांधारी क्यों बोलते थे गांधारी को? अरे भाई ये लोग उस जगह से, आज भी जब आपकी शादी होगी ना तो फलानापुर वाली नहीं, पटना वाली आई है, भागलपुर वाली आई थी, नहीं बोलते हैं आज की डेट में? आज भी यही बोलते हैं। ये वही कल्चर है जो अडॉप्ट किया जा रहा है। कुंती, कुंती भी कुंती नगरी से है। तो इसी प्रकार आपको वैदेही, वैदेह से है, इसीलिए उन्हें वैदेही कहा जाता है। विदेह कौन सा रीजन है? जो आज की डेट में ये जो तुम्हारा मधुबनी और जनकपुर वाला रीजन है, राजा जनक वैदेह विदेह के ही थे, मिथिला नगरी यही है। समझी बात को? अच्छा और अगला क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब 8 स्मॉलर क्लान्स मिलकर बना है वज्जी, यानी छोटे छोटे गण हैं, उनके संघों से गण संघ बना है ये। गण संघ, गण मतलब ट्राइब, उनके संघ को गण संघ बोलते हैं, इसलिए वज्जी होता गण संघ, नहीं? अच्छा, ये लिच्छवी के चितक, जंत्रिका के सिद्धार्थ, वैदेह के राजा जनक, नहीं समझा? ये चीज था। अच्छा, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द कोसाला, फ्रॉम द, अच्छा ये तो अपने जान गए ना, कोसाला से रिवर गंडक किसको सेपरेट कर देती थी। अच्छा, नॉर्थ ऑफ द गंगा
तिरहुत डिवीजन था। तिरहुत डिवीजन अभी का क्या, चंपारण वाला डिवीजन। तिरहुती एक स्क्रिप्ट भी है, मैथिली लैंग्वेज जो बोलते हैं उसको तिरहुती स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है। तिरहुत जानती हो, तिरहुत किस रीजन को बोलते हैं? ये जो वैशाली चंपारण का जो क्षेत्र है, चंपारण केवल मीट के लिए फेमस नहीं है। चंपारण मीट को जीआई टैग मिलना चाहिए। नहीं, अच्छा नहीं है। अहुना नहीं रे, वहां पे खाओगे तो ज्यादा अच्छा, मोतिहारी में जाकर खाओगे तो बहुत मजा आता है। जयसवाल मीट वाला, देखिए, छोड़ा नहीं है। ये सब खाली पैसा कमा रहा है ना, नाम पे। बाप रे बाप, उसमें मधुबनी वहां पे भी खोल दिया, लखनऊ में। अरे भाई, मैंने कहा भाई यार थोड़ा तमीज से खाओ, बिहार का नाम तुम डुबा रहे हो। हल्का थोड़ा सा यार, थोड़ा सा टेस्ट मेंटेन करो यार। वो कहाँ है, तुम कहाँ क्या खिला रहे हो यार। खाली मसाला डाल देने से नहीं होता है ना यार, बनाने का तरीका भी तो समझे बात तो कि नहीं। ये देख लो, पावरफुल डायनेस्टी इनमें से कौन सा था? लिच्छवीज, याद है? इसी की बेटी से शादी हुआ, सबसे पावरफुल यही था। वैशाली जो था इसका क्या था, कैपिटल हुआ करता था। वैशाली आज की डेट में कौन सा एरिया है? ये मुजफ्फरपुर वाला बेल्ट। अभी वैशाली, वैशाली डिवीजन है ना, वैशाली डिवीजन, अभी मुजफ्फरपुर वगैरह सब इसी में आता है ना? जानते भी हो कि नहीं कि पहली बार यहां से तुम जाते हो तो वैशाली पड़ता है कि समस्तीपुर जाओगे तो पीछे वैशाली पड़ता है? तुम समस्तीपुर से हो तो पीछे पड़ता है वैशाली। हाँ देखो, है तो वैशाली के हो ना। वैशाली क्या है, डिस्ट्रिक्ट है या डिवीजन है? डिस्ट्रिक्ट है, और वैशाली डिवीजन भी है। मुजफ्फरपुर किस में आता है? तिरहुत डिवीजन होगा फिर, तिरहुत डिवीजन है। तिरहुत में सब आते हैं। पूर्वी पश्चिमी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली। चंपारण नहीं आता है क्या तिरहुत में? दोनों, चंपारण दोनों आएगा ना, शिवहर भी आता है नहीं? तो ये वही है, वो ये वही चीजें थी, तिरहुत ये सब कनेक्टेड है आपस में। तिरहुती स्क्रिप्ट जानते हो? पढ़ के आना जरा। कैथी स्क्रिप्ट और तिरहुती दोनों पढ़ के आना कि ये दोनों क्या है, कैथी और तिरहुती। ये सब जो होमवर्क दे रहे हैं ये करके आना, कल गायब ना हो जाना, नहीं कचर देंगे पूरी तरीके से। अरे ये यार, ऐसा बोलेंगे सर, क्या सर आप इतना होमवर्क देते हैं। आगे बढ़ो। मल्ल, मल्ल भी जनसंघ है। यहीं पर गौतम बुद्ध का ने आके, कुशीनगर जानते हो? कुशीनगर ये आपको कहां पड़ता है? अगर आप, अभी यूपी में आप पड़ता है, गाजीपुर नहीं है बाबू, कुशीनगर ऑल टुगेदर डिस्ट्रिक्ट है, समझा? है कौन सा? देवरिया के पास है, गोरखपुर के पास है। तो तुम लखनऊ से आओगे ना, तो अगर रोड से आओगे हाईवे से, तो लखनऊ के बाद तुमको पड़ता है अयोध्या, अयोध्या के बाद बस्ती, बस्ती के बाद तुमको पड़ता है गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद कुशीनगर पड़ता है, और कुशीनगर के बाद गोपालगंज। बीच में एक नदी बहती है गंडक, जो दोनों को अलग अलग करती है। एक छोटा सा पुल पड़ता है, एक वाला, अगर गलती से किसी ने दाएं टर्न ले लिया ना बेटा, तो 10 एक दिन पूरा वहीं पर टिक जाओगे। छोटा सा पुल है। अब सोचिए, यूपी और बिहार को वही पुल कनेक्ट कर रहा है। अब वो पुल इतना हिलता है कि किसी दिन हम पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं घुसने से पहले, और निकलने के बाद हम भगवान को, सब भगवान को एक बार कहते, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह भगवान सब कुछ रहो तुम, मैं जिंदा वापस आ गया, क्योंकि वही एकमात्र रूट है सर। उसके बाद वो आपको सीधे जो है गोपालगंज होते हुए, पिपरा कोटी होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचा देगा। मुजफ्फरपुर से दरभंगा चले गए, और मुजफ्फरपुर से सीधे निकल गए तो तुम चले जाओ पटना, समझा? तो ये चीज है। तो ये मल्ल वही है, कुशीनगर वाला बेल्ट। मल्ल इज फेमस फॉर, कुशीनगर इज फेमस फॉर बनाना फाइबर। समझा बातों की नहीं? सब पढ़ते रहिए सर, पढ़ते रहिए। आरओ एग्जाम में मतलब पूछा गया था कि वाई कुशीनगर इज फेमस, तो क्या था उसका आंसर? इट इज फेमस फॉर बनाना फाइबर। ठीक है, अच्छा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कुशीनगर? क्योंकि कुशीनगर में वो आखिरी जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं अब मुझे जीने नहीं है,
अब सोचो वो जगह कैसा होगा। गौतम बुद्ध जैसे आदमी जो अरहत थे, उन्होंने कह दिया अब मुझे यहां नहीं जीना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, कोसाल का नेबरहुड है, बॉर्डर ऑफ दी बज्जी पर पाया जाता है ये, और कुशीनगर इसका कैपिटल है। गौतम बुद्ध यहीं पर जो है महापरिनिर्वाण हो गया था। अभी ये फिलहाल जो है ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रीजन में पड़ता है पूरा एरिया। इसके बाद आता है आपका वत्स। वत्स का रीजन देखें क्या? वत्स बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? वत्स जो पड़ता है ना, वो आपको पड़ता है दक्षिण पथ और उत्तर पथ के क्रॉस रोड पर, बताया भी था मैंने आपको। वत्स पड़ता है ना दक्षिण पथ और उत्तर। तो ये कहां पर पड़ता है? लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द यमुना। शामली पड़ता है, नियर इलाहाबाद का रीजन है ये। समझ में आ गया? अच्छा, धीमे धीमे जो है यहाँ पर वत्स वर बेसिकली दी कुरु क्लान के लोग थे जो हस्तिनापुर सेटल हो गए वहां पर, और उसके बाद लड़ाई किए कौरव और पांडव, और उसके बाद पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। अच्छा, मेरे को एक और बात बताना, कौरव तो कौरव थे, कुरुवंश के थे, पांडवों ने अपने आप का नाम पांडव क्यों रखा? वो भी तो कौरव थे। पांडु राजा पे थे, पर उन्होंने अपना नाम कौरव नहीं रखा, क्यों? कभी सोचा आपने? वो भी तो कौरव थे। दुर्योधन ये बात कहता भी है कि तुम अपने आप को पांडव कहते हो, तुम कुरुवंशी हो भी कि नहीं? बताना जरा, व्हाट वाज द रीजन? इतिहास है ये सब, सब इतिहास है। समझे? आपका रामायण आपका इतिहास है, आपका महाभारत आपका इतिहास है। समझे बातों की नहीं? कुरान जो है इस्लामिक हिस्ट्री है, बाइबल क्रिश्चियन हिस्ट्री है। बात समझे कि नहीं? तो जरा देखिए, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, ठीक? अच्छा, कुरु और पंचाल। कुरु कौन सा क्षेत्र था? हरियाणा का क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र जिसको आप कहते हैं। कुरु उस जगह पे था। कुरु बना कैसे था, याद है आपको? भरत था, भरत ने कुरुओं के साथ मिलाप किया तो बन गए कुरु, है ना? और बाद में कुरुओं ने पंचाल के साथ मिलाप कर लिया, तो वेस्टर्न यूपी का जो क्षेत्र है वो है पंचाल का। समझ में आ रहा है? इनका एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वैदिक गढ़ था। ये वही क्षेत्र है ना जो वैदिक गढ़ वाला है, कुरु वाला। अवंती वॉज वेरी पावरफुल, सेंट्रल मलबा में था। क्यों पावरफुल था, इसका रीजन हम जानते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द अवंती? उज्जैन एंड माहिष्मति, है ना? समझे? इसलिए वो अजात शत्रु वाला लेकर जो है भल्लाल देव और बाहुबली चल रहे थे। क्यों सर? इन्होंने पढ़ाई करी है, लेकिन हाँ, उस समय के शस्त्र हैं वो सारे ना, बहुत बढ़िया से इसने पढ़ा है इतिहास को, तभी तो शस्त्र इन्होंने इस्तेमाल किया। ये लोग स्टडी करते हैं, राजमौली वगैरह स्टडी करते हैं, ये नहीं कि इंडिया में छोटे मियाँ बड़े मियाँ। क्या चल रहा है रे? हाँ, नहीं। इतने बुरे दिन नहीं आए यार, अभी बहुत कुछ बाकी है देखना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ चल रहा है। अरे इनको खुद नहीं लगता है कि पिक्चर क्या कचरा बना रहे हैं? ये तो लगता है पैसा कमा ही लेते होंगे यार। तो भी कमा लेते हैं जी, ये लोग आजकल इतने राइट्स बेचते हैं, कमा लेते हैं। ये सब कमाने के लिए दिमाग नहीं लगाते क्या? है कौन दिमाग लगाए? बनाओ पिक्चर को, खाली बड़े बड़े स्टार रख लो, चली जाएगी थोड़ा बहुत। यहाँ पे कल्ट कल्चर है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। यहाँ पिक्चर कैसा ये नहीं, अक्षय कुमार की पिक्चर है, अपन तो जाएंगे। भारत में ही ये जो है ना, ये कल्ट कल्चर है, फॉलोअर हैं ये सारे के सारे, हम इनके फॉलोअर। हाँ, नहीं महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान पे बना था। और ये सर, मैं तो इतने इसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग ढूंढ सकता हूँ ना, मेरे कान और आंख से खून बहने लगा सर। अलाउद्दीन खिलजी कैसे दिखाया, एकदम पागल दरिंदा। अबे यार, मैं इतिहास में उसको वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स में से काउंट करता हूँ, उसको पागल दरिंदा दिखा दिया यार। अच्छा, उसमें लड़ाई किस बात में चला था? पद्मावत को लेकर, कि पद्मावती को खराब दिखाएगा। अबे तुमने तो कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया है। नहीं, ये बातें सही है कि ही वॉज अ गे, होमोसेक्सुअल था वो। मलिक कपूर के साथ ही हैज एडवर्स रिलेशनशिप,
ये बात तय है ना, हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी है इस चीज को लेकर। लेकिन तुम उसको पागल तो मत करो यार, वो एकदम अजीब करके एकदम मारा बाल जिल पे पहन रहा इधर उधर। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर यार। और गलत फैक्ट दिखाया है। गियाउद्दीन, ये जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है, वो कहता है कि उसने मलिक कपूर गिफ्ट किया था। नहीं, गुजरात कैंपेन में मलिक कपूर को खरीदा है अलाउद्दीन खिलजी ने, 1,000 दिनार देकर। 1,000 दिनार ही कहते हैं उनको। तो भाई तुम हिस्टोरिकल फैक्ट तो गलत मत दिखाओ यार। अच्छा, उसमें दिखा रहे हैं कि वो पीछे पीछे जा रहा है पृथ्वीराज चौहान, उसके क्या नाम था उसका यार, घोरी के। अरे वो अलग कहानी है यार। पहला बार हमारे, पहली बार घोरी बहुत बुरी तरीके से हारा था, और दूसरी बार वो बहुत बढ़िया से जीता था। उसने पूरा एकदम होमवर्क किया था, आसपास जयचंद को मिला लिया, इधर उधर मिला मुलूक के, तब लड़ने गया। उसे मालूम था पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान है तो ग्रेट वैरी, उसको दीवाना बता दिया है। समझे बातों की नहीं? ऐसा तो मत दिखा यार। ही वो उसकी कहानी में वो उसका है, लेकिन वो है एक इशू। उसकी बेटी को भगा तो लेकर गया था पृथ्वीराज चौहान जयचंद में, हाँ वो तो था, वो कहानी है। वो लेके चला गया था, इट वॉज वन ऑफ द रीजन, पर दूसरा कारण और भी था। पृथ्वीराज चौहान जिस गद्दी पे बैठना चाहता था, उस गद्दी पर जयचंद बैठना चाहता था, ये एक कारण था। लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया था वैसा तो नहीं है, इसलिए मेरे कान और आंख दोनों से खून बहने लगा। मेरी भाई करीब देखे ना कितना बढ़िया विक्रम, बंद कर इसको। ठीक है, इधर सुनो, अवंती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इसके कैपिटल उज्जैन, और ये चीज तुम्हारा चल रहा है, और ये क्यों पावरफुल है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम हो गई। हाँ, ठीक है। अच्छा, राइज ऑफ मगध एम्पायर भी हो गया। अब आता है कि मगध एम्पायर क्यों बड़ा था। अब इसके पहले शासक कौन है, ये डेट सही है गलत है? हाँ, 500 में था बिंबिसारा। ये इन्होंने अजात शत्रु का डेट डाल दिया। ठीक है, खैर हम डेट पे बाद में बात करेंगे। बिंबिसारा वॉज कंटेम्पररी टू बुद्धा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो डिस्कस नहीं हुआ है। बिंबिसारा कौन थे? समकालीन थे बुद्ध के, बात समझे, और बुद्ध और महावीर दोनों को जानते थे। अच्छा, दूसरी बात, इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी? कॉन्क्वेस्ट एंड अग्रेशन की पॉलिसी थी, वो हम लोग जान चुके हैं। ये हराएंगे और साथ में शादी कर लेंगे। ठीक है। बिंबिसार ने एक्वायर किया अंग को, और अजात शत्रु को वहां पर प्लेस कर दिया एज ए गवर्नर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इतिहास में जो भी अच्छे शासक रहे ना, वो अपने शासन काल में ही अपने बेटे को ट्रेन कर दिया। नहीं समझा? शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को जो है दक्कन का गवर्नर इस डिक्लेयर किया था। अशोक खुद जो थे, वो कहा के वो गवर्नर हुआ करते थे, कश्मीर के गवर्नर थे, राइट? सही बोल रही हो? बिल्कुल सही बोल रही हो। इसके अलावा हुमायूं, जब बाबर थे तो हुमायूं भी गवर्नर थे। बात समझी कि नहीं? तो जितने भी शासक होते हैं, वो अपने शासन काल में ही बेटे को प्रैक्टिस दे देते हैं कि भाई देख, तेरे को गवर्नर दे रहा हूं, तू एक प्रोविंस सूबा संभाल के रख। सब जहांगीर थोड़ा ना है कि अपने बापा पप्पा जी, जितना परेशान जहांगीर ने अपने अकबर को किया है ना भाईजान, मैं होता तो मैं तो खचर दिया होता। कहता है ऐसे संतान से निसंतान बेहतर। बहुत परेशान किया बेचारे। हाँ, जहांगीर जहांगीर एक्चुअली अय्याश था पूरी तरीके से, फुल अय्याश आदमी था। इसने क्या किया है, इसको अपने आप ही इलाहाबाद का गवर्नर बना लिया और सिक्के छपवा दिए। बताओ यार, तुम्हारा फादर मुगल अंपायर है, वो एम्परर है, और तुम उसी के प्रोविंस में एक प्रोविंस के गवर्नर होकर तुमने सिक्के छपवा दिए। सिक्का छपवाना बहुत बड़ी बात होती है, इसका मतलब तुम्हारी सोलिडिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अकबर जो होता, अकबर के अगर जहांगीर की जगह पे कोई और होता तो जहांगीर कट गए होते उस समय तक। हालांकि जहांगीर वॉज अ ग्रेट वॉरियर। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अकबर ने दे रखी थी पहले से ही। समझ मारे कि नहीं?
मैं तो आपको एक एक शासक का अंदर से बाहर का खबर बता दूंगा कि ये कैसा था। समझे बात होगी नहीं? यहां पे क्या हुआ है, अजात शत्रु को ट्रेनिंग दे रखा अंग में जाके, जा बेटा जा। अंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेड का रूट पता रहेगा तुम्हें, फाइनेंसिस वगैरह संभालने में तुम्हारी आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड देन ही हैज एक्सपेंडेड थ्रू दी मैरिज अलायंसेस, शादी करके बताया था मैंने आपको। अच्छा, शादी कैसे कैसे हुआ है? एक कोसाला देवी से पहली शादी हुई है, ये पूछते हैं, मालूम है ना? शादी कौन कौन सी हुई है? कोसाला देवी, ये यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वाइफ याद करना, लेकिन आप बीपीएससी के लिए जानिए। कोसाला देवी से पहली शादी हुई है। कोसाला देवी के भाई थे प्रसेनजीत, ठीक है? कोसालन किंग का एक बेटा था प्रसेनजीत और दूसरा कोसाला देवी। इसका बुद्ध से भी कनेक्शन है प्रसेनजीत का। दूसरा क्या है कि दहेज के तौर पे काशी का पूरा गांव दे दिया गया था, जो कि 1 लाख रुपए रेवेन्यू देता था। बड़ी बात है उस समय के लिए 1 लाख रुपए। दूसरी वाइफ जो थी वो कौन थी? लिच्छवी प्रिंसेस, याद करिए, वज्जी। वज्जी का एक गण हुआ करता था, उसकी प्रिंसेस थी चलना। इन्हीं का बेटा था अजात शत्रु। क्लियर है मैम? इन्हीं का बेटा था, इसीलिए वज्जी ननिहाल हो गया इनका, और यहीं पर अटैक कर देंगे ये हैज नो रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप। तीसरा क्या है कि इनकी तीसरी शादी हुई मद्र, मद्र नरेश, मद्र के राजा की बेटी खीमा थी। खीमा, सीमा कहीं लिखते हैं, कहीं खीमा लिखते हैं, समझे बात हो? तीसरी वाइफ कौन थी? खीमा। ये 3 शादियां इनकी हुई थी और जो बहुत स्ट्रेटेजिक शादियां थी, ठीक है? इससे क्या हुआ कि जो मगध एम्पायर था वो बहुत दूर तक फैला, लेकिन ऐसा नहीं कि शादी करके, पहले हराया, पहले अपनी पावर को दिखाया, तब शादी की गई है। पहले तो चाटा लगेगा ना, उसके बाद मलहम किया जाएगा। अच्छा, एक और बात, इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी अवंती से भी, लेकिन जब ऐसा होता है कि जब आप अपने दुश्मन से नहीं जीत पाते तो आप कहते हो भाई कोलेक्ट्रल डैमेज से बचने के लिए दोस्ती कर लो, तो इन्होंने भी दोस्ती कर ली। दोस्ती किया तो उस समय के एक राजा हुआ करते थे प्रद्योत। प्रद्योत का मतलब भी होता है पिता को मारने वाला। इनकी डायनेस्टी में जो भी राजा बनता है वो फादर को मार के ही बनता है। प्रद्योत शब्द देखेंगे आप, इसका इसका मतलब होता है फादर को मार के बनने वाला। प्रद्योत शब्द एक गाली है, एक स्लैंग है, समझे? तो प्रद्योत राजा था, उस अब से दोस्ती हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, एक बार इनको जॉन्डिस हो गया तो बिम्बिसार ने अपने एक जो है फिजिशियन डॉक्टर को भेजा, जीवक, यार देख लो यार मेरा दोस्त को तबियत खराब है। तो जीविका जो है उज्जैन गए, उन्होंने तबियत ठीक किया। इसके अलावा बिम्बिसार ने गंधार पे भी जो है अपने एम्बेसी वगैरह भेजा कि देखो भाई जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो बिम्बिसार का अच्छा खासा रूल उस समय चल रहा था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार ने करीब करीब आप ये मान के रखिए, देखिए दिस इज द रूल, 554 से लेके 492 तक जो है बिम्बिसार है, करीब करीब 52 साल रूल किया गया। और फाइनली ऐसा माना जाता है कि अजात शत्रु ने मार दिया है। अब इसके बारे में कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है? जिस समय बिम्बिसार हुआ करते थे, वो उस समय जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगीर हुआ करती थी। और ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड एंड द प्रोटेक्टर ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है? ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। आप देखिएगा कई सारे जातक कहानियों में बुद्ध और बिम्बिसार का संवाद बहुत मिलता है। कभी कोई कहानी सुना है आप लोगों ने, जातक कहानी, जिसमें स्कूल डेज में सर कौन ये सब ध्यान देता है? हम तो सर क्रिकेट खेलते थे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते थे। अच्छा, ही इनके फादर जो है अजात शत्रु जो है, इन्होंने ऐसा माना जाता है कि ही हैज किल्ड हिज फादर, इसलिए इनका नाम कुनिका भी रखते हैं। कुनिका, पितृहन्यते, कुनिका। समझ में आ रहा है? 2-3 सरनेम है जो अजात शत्रु के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, दूसरी बात था कि जैसे ही इसने मारा तो इसकी दुश्मनी किससे शुरू हो जाएगी? कोशाला, जितने नानी गांव घर से सबसे झगड़ा हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ काशी एंड कोशाला इज अगेंस्ट अगेंस्ट हिम। क्यों? क्योंकि इसने फादर को मार दिया। और इन दोनों ने मिलकर किससे वज्जी को भी लपेट लिया। बेचारा वज्जी चुपचाप था, उसको भी कचरा गया।
ठीक है। कंफ्लिक्ट विद कोशाला काफी दिन तक चला, समझे बातों ने, बहुत दिन तक चला। फिर बाद में किसी तरीके से क्या हुआ, कोशाला किंग जब लगा कि भाई अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो फिर कुछ टेरिटरीज देकर, समझ में आ रहा है, और कोसालन किंग ने भी अपनी बेटी की शादी किससे करवाई, अजात शत्रु से करवाई, और उसके बाद मामले को रफा दफा किया गया। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अवंती के साथ थ्रेट हमेशा रहा, लड़ते रहे लेकिन जीते नहीं हुए, क्योंकि अवंती वॉज वेरी पावरफुल। अरे भाई ये दोनों एक ही तरह के पावरफुल हैं, तो कहां से तुम जीत पाओगे यार। तुम्हारे पास हो घोड़े हैं तो उसके पास भी हैं, तुम्हारे पास आती है तो उसके पास भी आती है, तो कहां जीत पाओगे। वैशाली के साथ कंफ्लिक्ट, ही हैज नो रिस्पेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि एक कोसाला और वैशाली का जो है एक वो बन गया था, कोलिजन बन गया था, जिसकी वजह से हुआ। 16 साल लगातार रहा ये, कि जब तक वैशाली समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक जो है लड़ते रहेंगे। 16 साल लड़ता रहा। अरे हम तो 1-2 साल के बाद कहते हैं अब ठीक है यार, नानी गांव ही तो है यार, बहुत बचपन बिताया हमने यहाँ पे, लेकिन नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझे बात हो कि नहीं, ये चीज करता रहा। इस तरह से काशी वैशाली सब जीत गए। ये देखो, यही वो है जिसपे बंद करके मारता था वो। एक ये था, और दूसरा क्या था रे, एक रथ था। उस रथ के आगे क्या था, ऐसे करके चक्र लगा हुआ था, वो घूमता रहता था, गु, 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 हाँ क्या पिक्चर था इसमें, मैं तो नहीं देखा। हाँ, ये नहीं, उसमें अलग टाइप का था। समझे बात हो कि नहीं, ये अजात शत्रु की वृत्ति का बहुत बड़ा कारण है। ठीक, उदयन आया, उदयन ने जो है पिताजी को मार दिया, पता है? बहुत परेशान कर दिया, अभी अपने बाप को मारा, मैं ही मारूंगा, सीखूंगा। समझे। और इसने जो है धीमे धीमे पटना को पूरा एस्टेब्लिश किया उदयन ने, और पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाया, बनाया क्या उदयन ने, उदयन ने भी बनाया है। बाद में शिफ्ट करते हैं कैपिटल को वैशाली की तरफ। ठीक है। फिर अगली डायनेस्टी कौन सी आती है, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग के बारे में आपको कुछ नहीं जानना, बस एक बात, कि 100 साल की लंबी लड़ाई जो थी, जो अवंतियों के साथ चल रहा था, उसे शिशुनाग ने समाप्त कर दिया। इसका मात्र एक ही चीज होता है कि अवंती को समाप्त करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। अब अवंती हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मालवा हाथ में मिल गया। अब मलबा हाथ में मिल गया, इसका मतलब दक्षिण भारत की तरफ जा सकते, नहीं, वरना दक्षिण भारत में जाना मुश्किल था। समझे बात हो कि नहीं। नंदा, नंद, नंद वंश जो है, नंद वंश बहुत पावरफुल थे। नंद जो थे, इसमें भी खास करके महापद्म नंद बहुत पावरफुल राजा थे। इन्होंने उस डायनेस्टी जो बिंबिसार और अजात शत्रु ने जो जीता था, उस एरिया को मेंटेन ही नहीं किया, बल्कि एरिया को और एक्सपैंड किया। आप देखिए नंद एम्पायर के समय में, आप देखिए कहां तक आप चले गए हैं। ये पूरा उज्जैन अवंती, ये देखिए पूरा मगध एम्पायर है, बहुत फैलाया है इसने, महापद्म नंद ने। समझ में आ रहा है। इन्हीं के एक राजा हुआ करते थे। अच्छा, महापद्म नंद जो थे अपने आप को एकरट करते थे। एकराट कहने का मतलब क्या है, कि लोगों ने वर्चस्व समझा था, समझ रहे हैं कि भगवान का ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब ब्राह्मण पुरोहितवाद भी यहां पर है, ब्राह्मणवाद है, तभी तो आपको एकरट कर रहा है रिचुअल करके। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं। अवतार अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना, एकरट करके किया गया था। एक और इन्हीं के कोर्ट, इन्हीं के अगले जो शासक होंगे वो आएंगे धनानंद। धनानंद के टाइम में ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। समझ में आ गया। और ऐसा माना जाता है कि धनानंद की आर्मी से सिकंदर की सेना डर गई थी, ऐसा कहते हैं किताबों में। ये आपको राइटिस्ट हिस्टोरियन ऐसा लिखेंगे, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन की कथा कहानी अलग है। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ये कहते हैं कि सिकंदर जब था, सिकंदर के स्वभाव में गड़बड़ी था। सिकंदर जहां जाता था वहीं का हो जाता था। उसका स्वभाव पानी की जैसा था, जिस बर्तन में डालो वैसे ही हो जाए। फारस गया तो फारसी लड़की से शादी कर लिया, फारसी संस्कृति संस्कार वगैरह, आग की पूजा करने लग गया।
पारस में आग की पूजा होती थी, है ना। उस समय तो इस्लाम था नहीं, तो आग की पूजा थी उस समय, जोरास्ट्रियनिज्म जो फॉलो होता था। तो उनके सैनिकों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, कि जहां जाता है वहीं की कल्चर को अडॉप्ट करने लग जाता है। समझे, अभी तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं है, जहां जाता है वहीं कल्चर होता है। अब ये यार कर्म कांड की जगह पर है ये मगध, कि वहां जाके कहीं कर्म कांड न करने लग जाए, ये मना करो इसको। तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि ये कारण है इसका, कि इसके सैनिकों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। राइटिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि अरे वो तो दिखाएंगे कि भाई हमारा नेटिव लैंड ऐसा है। मगध नंद की सेना ऐसी थी कि वो कर देता था, 6,000 हाथी, 5,000 ये, 10,000 सैनिक। तो उससे हाँ, तो ये राइटिस्ट वाले कहते हैं कि होम सिकनेस हो रहा है, घर की याद आ रही है, थक गए हैं, पुरुष की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक था, मुश्किल से जीते थे तो वो थक गए थे। ये दो दो मत हैं जिनके सैनिकों ने मना किया। एक कहते हैं घर की याद आ रही है, थके हुए हैं, और ऊपर से आ, नंद वंश का इतना खतरनाक कहर था, ये था वो था फलाना था डिमा, कि पुरुष की लड़ाई बड़ी मुश्किल से जीते हैं, ये कहां जीतेंगे। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं ये बात नहीं था, इसका स्वभाव बहुत बड़ा कारण था, कि जहां जाए वहीं पर सीख जाए। अब इनको जानता है कहीं वैदिक कर्म कांड में ना फंस जाएंगे, नहीं समझा। वहां गया तो पता चला कि एकदम भगवा होगा डाली डाल के, स्वाहा स्वाहा, अब तू जा, मैं यहीं का हो लिया। वैसे भी भारत में कहा जाता है कि जो भारत में आता था वो जाता नहीं था वापस। अच्छा हुआ गजनी लूट के गया, नहीं गजनी होता तो गजनी भी यहीं बस जाते। समझे बात हो कि नहीं, घोड़ी तो छोड़ के गई थे अपने दोस्त सेवक को, नहीं समझे। जो भारत आता था वो जाता नहीं था वापस, है। ये कहा जाता था भारत को लेकर। भारत का क्लाइमेट ही ऐसा है, मल्टी वेदर क्लाइमेट है। गर्मी होता है पुरकस होता है, ठंडी होता है पुरकस होता है। आप सोचिए मैडम, आप अगर कनाडा में होती हमेशा ठंडी होता है, मजा आता है जीवन का, गर्मी का भी आनंद लीजिए, लू भी लगना चाहिए, ठंडी से पेट भी झरना चाहिए, बरसात के मौसम में छमाछम भी करिए, सूखे का भी आनंद लीजिए। यहां ऐसा कहां मिलेगा। आप सऊदी अरबिया जाएंगे खाली गर्मी, अब ठंडी तो बिल्कुल ठंडी, पानी वो झरना वो कहां मिलेगा आपको, यही मिलेगा। नदी बह रही है, गंगा नदी में एक बार डुबकी मार दिए, टट्टी ऊपर सर के ऊपर, हटा रहे इसको। गंगा जल पी रहे हो ना बाबू। इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि बहुत बैक्टीरियल वो पाया गया उसमें, और पियो गंगा नदी। गंगा जल लेकर जो है शुद्ध कर रहे हैं, क्यों सर, मान्यता है। अच्छा, कुछ लोग पानी भर दे रहे हैं यारों का, बात समझे कि नहीं, और उसमें एक बूंद डाल दे रहे हैं, तो हो गया गंगा जल, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, गंगा जल हो गया, लो लो लो। हम कहे बनारस घाट पे हमको गैलन में दिया गंगा जल, हम कह रहे ये पानी, वही पानी में तेरे को अंतर नजर नहीं आ रहा है क्या। कह रहा है अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता, रहता पानी आरओ का ही है, उसमें एक बूंद गंगा जल होता है। वाह। गंगा पहले हुआ करती थी शुद्ध, अब गंगा को तो आपने नाला बना दिया सर, यही फैक्ट है। क्यों सर, एक डाउन टू अर्थ का एक रिपोर्ट था, उसमें कहा गया था कि गंगा डाइज ट्वाइस, गंगा की मृत्यु दो बार होती है, एक बार कानपुर में, एक बार डायमंड हार्बर बंगाल में, दो बार मारते हो गंगा को। गंगा इतने मिनरल्स लेके आता है, अभी हरिद्वार वगैरह जाइए, इतने मिनरल, जीवन दायिनी नदी होती थी। आज जो हम लोग सिविलाइजेशन यहाँ पर है वो गंगा की वजह से ही है ना, और उसका हालत आप लोगों ने जो बिगाड़ा है, यू लिटरली रेप्ड गंगा यार, बुचर्ड गंगा। इंसान को एक बार अपने फितरत पर अगर देखेगा ना तो शर्म आएगा कि क्या किया उसने नेचर के साथ। नेचर के साथ जितना गलत इंसान ने किया है ना सर, उतना किसी और चीज ने नहीं किया, है ना सर। ओके, क्लियर है।
इनके जो धनानंद के समय में ही सिकंदर आए हुए थे। अच्छा, अब धनानंद जो ना उतना एबल आदमी नहीं था, उसने क्या किया ना, उसे चाणक्य उसके कोर्ट में थे, तक्षशिला के गुरु कौटिल्य। उसने क्या किया कि उसको कुछ स्ट्रैटेजी बताया कि तुम्हें अपना नॉर्थ वेस्ट का एरिया ना मजबूत रखना चाहिए। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? और कहा तेरा सर पे बाल नहीं है, कुरूप नजर आता है तू। उसने क्या किया, धनानंद ने क्या किया, चाणक्य के पैर से मार दिया। उसने कहा कि जिस कोर्ट में तूने मुझे पैर से मारा है, इसी कोर्ट से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, और मैं नहीं, एक 14 साल से भी छोटा बच्चा तुम्हें बाहर निकालेगा। इस कहानी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मुद्र रक्षका है विशाख दत्त की, मुद्र रक्षका, बहुत बेहतरीन बताया गया इस प्ले है। मैं आपसे बोलूंगा कि देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र रक्षका, ये दो प्ले तो आपको पढ़ना ही चाहिए और देखना भी चाहिए। अभी नहीं, जब आप यूपीएससी क्लियर कर ले तो, अभी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। मुद्र रक्षका और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम, समझ में आ गया? इस प्ले में बहुत बढ़िया से डिटेल में बताया गया है कि कैसे क्या हुआ है। किसकी है मुद्र रक्षका? विशाख दत्त की है। अब विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें उसने जो चंद्रगुप्त टू है उसने देवी की रक्षा करी है ना। उसकी कहानी में बताऊंगा जब मैं गुप्ता पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है ये चीज? तो उसमें पूरा बताया है। और बाद में जाकर यही कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को बाहर निकालते हैं और मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। अब मेरा एक सवाल है जो मैं कल पूछूंगा, समय हो गया है, ठीक है? एक काम करते हैं, कल मैं ना मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश बताऊंगा। मौर्य डायनेस्टी बता देने के बाद उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? मौर्य के बाद इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स करने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद गुप्त, गुप्त के बाद हम लोग क्या करेंगे? हर्ष, हर्ष से नॉर्थ इंडिया खत्म हो जाएगा तो नीचे चेर चोला पांड्या और संगम। 4-5 दिन में, इस वीक में खत्म हो जाएगा आपका टेंशन। बताएंगे ना मैम, मौर्य को पहले डिक्लाइन तो कराएं तभी तो सातवाहन बनाएंगे। मौर्य के डिक्लाइन होने के बाद सुंगा आएंगे और सातवाहन आएंगे ना मैम, ऐसे तो पहले नहीं आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।